बाजार का आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद अहम और इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिन भर उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड करने के बाद दिन के उच्चतम स्थानों की तरफ लौटते हुए बाजार, जी हां, बैंक निफ्टी इस वक्त दिन के हाई पॉइंट पर और मजबूती के साथ करता हुआ कारोबार। तो क्या बैंक निफ्टी की मजबूती और निफ्टी को ऊपर खींचेगी या फिर निफ्टी की सुस्ती बैंक निफ्टी को लाएगी नीचे? लेंगे जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्सपायरी के 2 दिन पहले जो आज ट्रेड है अच्छा बनता जा रहा है। हर डिप पर खरीदारी देखिए। इसके बारे में अनिल जी से बात करेंगे, जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, कौन सी चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले यही बता दें कि इस बाजार की इस समय 5 बड़ी बातें क्या हैं सर? जी हाँ, बाजार में एक्शन भरपूर है दीप, और आप देख सकते हैं भले ही निफ्टी आज थोड़ा सा बैक सीट पर हो, लेकिन बैंक निफ्टी ने कमान संभाली है। निफ्टी 9350 के आसपास आता हुआ दिख रहा है और एक बड़ी तेजी, और 9313 के ऊपर की अगर क्लोज मिल जाए तो एक बढ़िया क्लोजिंग के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। फिर से आज एक बार 9400 के लेवल के आसपास पहुंचा, हालांकि वो टिका नहीं, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश फिर से मजबूती की तरफ होने की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं। आज जोश जो आता दिख रहा है वो बैंक निफ्टी से आता हुआ दिख रहा है। 500 अंकों से ज्यादा का उछाल बैंक निफ्टी में 20500 के पार निकल कर टिकता हुआ इस वक्त 20600 के नजदीक है, और यहीं से तेजी सबसे ज्यादा बनती दिख रही है। न सिर्फ बैंक बल्कि एनबीएफसी और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े सारे स्टॉक्स आज मजबूत है। फार्मा और एफएमसीजी शेयर आज बैक सीट पर। इतने दिनों की तेजी और इतने दिनों की मजबूती के बाद जब आज बैंक्स और एनबीएफसी ने जिम्मा संभाला है आगे ले जाने का बाजार को, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। यूरोप ने अच्छी शुरुआत की है, दुनिया भर के बाजारों में माहौल ठीक है, और डाउ फ्यूचर 100 अंक ऊपर इस वक्त आपको नजर आएंगे। तो ये है इस वक्त का पूरा बाजार का हाल और दीप बाजार की बड़ी बातें भी। बिल्कुल अनिल जी, तो जो ट्रेंड हम सुबह से आज देख रहे हैं कि हर डिप पर खरीदारी आ रही है, वो 9250, 9275 सर, जो आप सुबह बात भी कर रहे थे इन लेवल्स की, वहां पर बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला है। और जो 2 दिन से आप बैंक्स और फाइनेंशियल लीडरशिप ले रहे हैं सर, इससे बाजार को क्या मानना चाहिए? और एक बार फिर से वो स्टिमुलस की बातें आ रही हैं, तो क्या फिर से थोड़ा होप बनते हुए दिख रहा है बाजार में सर? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि आज एनबीएफसी और बैंक्स में जो खरीदारी होती हुई दिख रही है वो इस उम्मीद में हो रही कि एनबीएफसी के लिए शायद सरकार कुछ न कुछ राहत पैकेज दे सकती है, जैसे कि कुछ उनके बॉन्ड्स, डिवेंचर्स खरीदने की एक सुविधा जो आरबीआई के पास ना होकर सीधा वित्त मंत्रालय के पास हो। यानी कि अगर कोई एनबीएफसी के बॉन्ड बेचना चाहता है, वो चाहे कोई म्यूचुअल फंड हो या कोई और इन्वेस्टर, वो सीधे तौर पर बेच सकता है सरकार को या फिर वित्त मंत्रालय को। ये कब होगा, कैसे होगा, कितनी मात्रा में होगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, लेकिन इन खबरों के दम पर आज एनबीएफसी काफी मजबूती के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और चीज कहनी होगी दीप की, देखिए आप है ना 9000 से लेकर 9400 की रेंज में काफी वक्त बिता रहे हैं, राइट? तो अब यहाँ पर सेक्टोरल टर्निंग होना भी बहुत जरूरी है। एफएमसीजी और फार्मा, ये 2 सेक्टर ऐसे रहे जिन्होंने बाजार का खराब वक्त में साथ दिया। 7500, 8000 के आसपास कहीं कोई शेयरों में खरीदारी जब नहीं होती थी, तो इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है और इन्होंने ही इंडेक्स को ऊपर लाने का काम किया। तो इस एक लेवल तक लाने के बाद अब सेक्टोरल टर्निंग होना स्वाभाविक है। अब आप देखेंगे तो अगर एक महीने में फार्मा स्टॉक 50 से 70% ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि वहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं रहता। और ऐसे में जो स्टॉक अपने टॉप से अब भी 30%, 40 और 50% नीचे हैं, बैंक्स और एनबीएफसी की तरह वाले शेयर, तो वहां पर अब वैल्यू बाइंग भी आप कह सकते हैं, चर्निंग कह सकते हैं, अच्छी खबरों की उम्मीद में खरीदारी कह सकते हैं, और शॉर्ट कवरिंग भी कह सकते हैं। तो ये एक ट्रेड ऐसा बन रहा है जहां सेक्टोरल टर्निंग वाला मामला है। और सबसे बढ़िया बात तो दीप इसमें एक ही है कि अभी तक जो एक बार ये चीज लगती थी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इंडेक्स को मैनेज करके बाकी काउंटर्स में बिकवाली होती हुई दिख रही है, कम से कम आज आप ये कह सकते हैं कि जब अलग अलग सेक्टर आपको सहारा देने के लिए आते हुए नजर आ रहे हो, कोई एक स्टॉक या 2 स्टॉक सहारा दें और इंडेक्स को मेंटेन करें और बाकी बाजार कमजोर रहे, तो शायद चिंता की बात ज्यादा होती कि वो डिस्ट्रीब्यूशन माना जाए। लेकिन जब 1-2 सेक्टर बार बार चर्निंग होकर नए नए सामने आए और वो इंडेक्स को सहारा दे, तो मुझे लगता है वो बाजार की सेहत के लिए ठीक है। तो आज की तेजी में क्वालिटी भी है और चर्निंग भी है, और एक और चीज, जो अच्छे शेयर जो भाग चुके हैं वहां प्रॉफिट बुकिंग भी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई कंप्लेन होनी चाहिए आज के सेशन से। बेहतरीन सेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं।
बिल्कुल बेहतरीन सेशन, इसमें कोई डाउट नहीं, और देखेंगे कि किस तरह का बाजार में यहाँ पर एक्शन बनता हुआ भी दिख सकता है सर। रुपए की भी सर क्लोजिंग आ गई है और रुपए भी आज हल्की सी मजबूती के साथ ही बंद हुआ है, तो 5 पैसे की मजबूती आज हमने रुपए में भी देखी है। कच्चे तेल में आपने भरपूर एक्शन देखा है और उसके चलते चलते जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वहां पर भी आप मूवमेंट देख रहे हैं, और जो एनबीएफसीज में मूव आ रहा है वो एक इंटरेस्टिंग चीज है सर। इससे पहले कि आज हमारे गेस्ट से भी बात करें और जो बाकी खबरें उन पर भी फोकस डालें, एक फैक्टर और सर, कि जो दिग्गज शेयर से दिन बर दिन हम दिखा रहे हैं कि आज की जो बाजार की ब्रेथ है वो कल जितनी स्ट्रांग नहीं है। जो बुल्स और बेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कल ज्यादा स्ट्रांग था, आज उतना स्ट्रांग नहीं है। पर आज भी हम देख रहे हैं कि एक दो स्टॉक्स ज्यादा संभाल रहे हैं मार्केट को बाकी स्टॉक्स के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं इसे आप स्ट्रेंथ का संकेत लें या कमजोरी का संकेत लें कि एक बार फिर से दिग्गज शेयर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है बाजार को संभालने की। बिल्कुल दीप, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो चीज है ना, पढ़ने वाली बात है इंटरेस्टिंग, वो ये है कि देखिए आमतौर पर अब तक बाजार को संभालने का जिम्मा या तो आप दे देते थे रिलायंस को, ठीक है, या फिर HUL को आप दे देंगे, ये 2-3, या फिर फार्मा में तो खैर कोई ऐसा दिग्गज बचा नहीं जिसका वेटेज हो। तो 1 या 2 स्टॉक ऐसे होते थे जहां से आपको लगता था कि बस यहां से सपोर्ट आ जाएगा। लेकिन आज के सेशन में देखिए, एक तो ये कि बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स जो हैं उनका निफ्टी में वजन काफी ज्यादा है। 35-40% का वेटेज आप HDFC प्लस दूसरे बैंक्स का मानते हैं, ठीक है। तो आज खरीदारी चौतरफा वहां पर हो रही है। HDFC लिमिटेड मजबूत है, आपका ICICI बैंक मजबूत है, SBI मजबूत है। दूसरी बात है कि थोड़ा बहुत मेटल्स हल्की फुल्की खरीदारी दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी आती हुई दिख रही है। बेटर पार्ट ये है कि सेक्टोरल चर्निंग हो रही है, और दूसरी बात ये है कि वो भी वहां जिन सेक्टर से परहेज था, जिन शेयरों से लोगों को परहेज था कि नहीं अभी हम NBFC और बैंक नहीं खरीदेंगे, अब बात वही है जहां भी थोड़ी सी उम्मीद लोगों को जगती है कि कुछ अच्छा हो सकता है या कुछ खरीदारी का मामला बन सकता है, वहां कुछ अच्छी खबर आ सकती है, वहां पर खरीदारी होती हुई दिखी। तो इंटरेस्टिंग है। देखिए ये बात सही है कि ब्रॉडर मार्केट में हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन देखते हैं सेक्टोरल चर्निंग का फायदा क्या निफ्टी को इस रेंज जो 9400 के आसपास आकर बार बार निफ्टी अटक रहा है, इसको पार करने में मदद करता है या नहीं, ये आज और कल में मेरे ख्याल से शायद बाजार बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड करके बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और सेक्टोरल चर्निंग बाजार को थोड़ी और मजबूती देने का काम कर सकती है। ओके, तो ये है इस समय बाजार का ट्रेंड। 9350 पर आपको इस समय निफ्टी दिखेगा और रुपए का भी एक्शन आपको अच्छा दिख रहा है। तो फिर बाजार का एक्शन आगे लेते हैं। हमारे साथ मानसी जुड़ रही हैं ट्रिगर्स बताने के लिए, और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी तैयार हैं, राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही वागले साहब और सुमित जी भी हैं। पर मानसी पर पहले जाते हैं। बताइए मानसी, जो अहम ट्रिगर्स हैं जिनकी बाजार पर नजर है आज, कल और परसों, वो कौन से हैं? कुछ बड़ी अर्निंग्स भी आने वाली हैं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्रेटरी की आज 3:30 बजे एक खास वीडियो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस पर हमारी नजर है क्योंकि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, इन तमाम बैंकों के अधिकारियों के साथ, हेड्स के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत होगी। इसके अलावा नतीजों की अगर बात करें, निफ्टी स्पेस में एक्सिस बैंक के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। कल की अगर बात करें, कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और राहत पैकेज को लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना। खासतौर से MSME सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ के शुरुआती फंड का ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावना है जिस पर हमें नजर रखनी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई होने जा रही है। सेबी की याचिका पर यह सुनवाई होने जा रही है। नतीजों की अगर बात करें, कैश स्पेस में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के नतीजे आने वाले हैं, और साथ ही गुरुवार की अगर बात करें, मंथली एक्सपायरी का दिन है, अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी। और इसके अलावा एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की ये डेडलाइन होगी। सरकार ने एयर इंडिया में मैनेजमेंट कंट्रोल सहित 100% हिस्सा बिक्री के लिए बोली मंगाई है, जिसकी डेडलाइन है, आपको याद होगा, 17 मार्च पहले रखी गई थी, अब उसे एक्सटेंड कर दिया था और गुरुवार के दिन अब ये डेडलाइन जो है वो खत्म हो रही है। और साथ ही नतीजों की अगर बात करें तो गुरुवार के दिन निफ्टी स्पेस में HUL के नतीजे, टेक महिंद्रा और रिलायंस, तीनों ही कंपनियों के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आने की संभावना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। ये सारी ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। आइए इन ट्रिगर्स के बीच में हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हो रहे हैं और
उनसे हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम के। उससे पहले मैं एक बार बता दूं आपको, बस अब थोड़ी देर में भसीन साहब हमारे साथ 2:10, 2:15, 2:10 होने वाले हैं। तो भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और वो देंगे आपको 2 बेहतरीन पिक्स भी। तो भसीन साहब के पिक्स के लिए भी आप तैयार हो जाएं, कुछ बेहतरीन पिक्स आपके लिए आने की तैयारी में हैं। 2 नई पिक्स के साथ भसीन साहब आएंगे, प्लस उनका जो पुराना जो भी उनका रिकमेंडेशन है उस पर वो एक अपडेट भी आपको देंगे। इस बीच भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने से पहले वागले साहब तैयार हैं आज के फाइनल शो का पहला बिगुल BTS का वागले साहब के लिए। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था और कल से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मार्केट गिरने वाला नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आएंगे और दोनों तरफ के मूव आएंगे, लेकिन फिर भी मैं बुलिश हूँ और मैं मेंटेन करता हूँ कि लॉन्ग करके ही चलना चाहिए। ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मुझे अभी BPCL बाय करना है। इसने एक पिछले 5 से 8 दिनों का एक मल्टीपल टॉप क्लियर किया है, 370 369 का वो लेवल है। आप अभी 372 373 के आसपास है, यहाँ पर ले 370 तक ऐड करें। 365 का मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन फिलहाल वो थोड़ा दूर हो जाएगा, उसको मैं अभी रिवाइज करता हूँ 368 को। और मेरा 384 का पहला टारगेट है, अगर वो क्लियर कर देता है तो पोजिशनली ये 400 तक भी जा सकता है। ओके, 368 384 368 365 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 384 तो सुना। दूसरा टारगेट क्या है वागले साहब? अनिल जी 368 का ही स्टॉप लॉस है, 365 का बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ से 3% होगा, तो 368 के नीचे जाएगा तो आपको काट लेना है। 384 का पहला टारगेट जो यहाँ से 10-12 रुपया है, और अगर वो 384 निकाल देता है तो सीधा 398 400 का टारगेट है। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए टारगेट, दोनों 384 और 400 रुपए तक के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से BPCL में। तो ये है आज का एक बेहतरीन स्टॉक। और अभी आप देखिए स्टॉक जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 2 स्टॉक हैं जो 11% ऊपर है, इंडसइंड बैंक और जस्ट डायल। इंडसइंड बैंक 460 खुला, हमारा टारगेट फाइनल 455 460 के आसपास का था, वहीं हाई बनाया और वापस नीचे 430 तक आकर फिर से ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। सेम आप देखिए RBL बैंक भी 128.50 नीचे जाए। 120 रुपए का स्टॉप लॉस हमने RBL बैंक में दिया था, वो ट्रिगर नहीं हुआ है। 121.10 का लो बनाकर वापस से घूमा है, तो आप 129 133 के टारगेट अभी भी आप RBL बैंक के लिए रख सकते हैं। और बंधन बैंक तो 222 का जो टारगेट था वो सुबह ही हासिल कर चुका, पहले टारगेट पे तो मौका ही नहीं दिया, सीधा दूसरे टारगेट पर ही वो हिट होता हुआ दिखा। आइए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई सुमित जी की तरफ से। बताएं सुमित जी। अनिल जी फाइनेंशियल स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। L&T फाइनेंस मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है, कल का हाई स्टॉक ने ब्रेक किया है। L&T फाइनेंस पे लगता है ऊपर में 65 रुपए से लेके 68 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। 62 रुपए 50 पैसे का कॉल लेने का सलाह रहेगा, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में। L&T फाइनेंस 62 रुपए 50 पैसे का कॉल अभी चल रहा है, 2 रुपए 25 पैसे के आसपास, इसको यहाँ पे बाय करें। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो कल तक आ जाता है, यानी 65 से 68 रुपए तक के टारगेट, तो इस कॉल के अंदर अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ऊपर में 4 रुपए का होगा पहला टारगेट, 5 रुपए का होगा दूसरा टारगेट, और नीचे में स्टॉप लॉस भी छोटा सा बैठ रहा है, 1 रुपए के आसपास का या 1 रुपए 10 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 2 रुपए 2.25 रुपए में बाय करें, 4 रुपए का 5 रुपए का टारगेट। L&T फाइनेंस 62.50 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, आज का फ्लेवर तो सब NBFCs के साथ ही है। और L&T फाइनेंस कल भी हमने देखा पार्टिसिपेट कर रहा था, एंड में फिर उतनी तेजी नहीं आई, पर आज आप देखिए तो बढ़िया मूव बनता हुआ दिख रहा है आपको L&T फाइनेंस पर। तो अच्छी गेंस के लिए आप L&T फाइनेंस पर खरीदारी कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज आप एक्शन देख रहे थे, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। OMCs में एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है, BPCL और HPCL। BPCL जो बागले साहब ने भी बताया वो दोनों अच्छा कर रही है, पर IOC पर इस समय हल्का सा दबाव बना हुआ है।
तो वहां पर नजर डालिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग, हालांकि इसके लिए खबर तो नेगेटिव आई, पर स्टॉक गिरने के बाद रिकवर भी हुआ। तो कैसी भी खबर हो, इस समय बाजार गिरने के मूड में तो नहीं दिख रहा है। देखते हैं कि यहां से आगे जाकर क्या होगा इन स्टॉक्स पर। M&M फाइनेंस, ये स्टॉक भी अब पार्टिसिपेशन दिखाता हुआ चल रहा है, डेज हाई पर M&M फाइनेंस भी ट्रेड कर रहा है। तो एक बार इधर भी देख लेते हैं कि क्या ट्रेड बनता है। बंसल जी जरा इसका चार्ट देखिए। 151 हमने एक स्विंग लेवल देखा है। 150 से जब गिरता है तो तेज गिरता है, 150 के ऊपर जाता है तो थोड़ी रैली दिखाता है। तो अब 150 के ऊपर गया है, कैसा मूव देख रहे हैं सर? देखिए दीपांशु, आपने राइटली मेंशन करा कि 150 के ऊपर गया है, और M&M फाइनेंस के अंदर अगर आप देखें तो टेक्निकली एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है 149 के ऊपर। तो जिन्होंने लिया हुआ है 148 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें 156 157 के टारगेट के लिए। इनफैक्ट इन स्तरों पे नई खरीदारी भी की जा सकती है 155 से लेकर 156 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए रहा है M&M फाइनेंस। जो फाइनेंस कंपनी आप देखें वहीं पर शानदार तेजी होती हुई दिख रही है। आइए अब अगला बिगुल बजाते हैं। भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और भसीन साहब ने कल आपको NCC और UPL दो स्टॉक खरीदने की राय दी थी। UPL ने तो आज जबरदस्त तेजी दिखाई है और ऊपर में 370 का हाई बनाया, अभी भी 363 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आइए उन्हीं से अपडेट लेते हैं पहले, और उसके बाद आपको मिलेगी आज दो और बेहतरीन कॉल्स। वसीम साहब नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपके कहे मुताबिक अप्रैल में निफ्टी बिल्कुल आप ही के कहे डायरेक्शन में जा रहा है, नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ, लगातार मजबूत। पहले तो बताइए अपडेट सर, जो स्टॉक आप दे रहे हो। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो शुक्र है कुछ हिम्मत आई है, तो अभी भी होल्ड कर रहे हैं 98 to 10,000। इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जरूर आएगा। इंडेक्स रुकेगा नहीं जब तक वो आपको सबको जिन्होंने ने बंदी की है, जब तक वो बेरिश से हटेंगे नहीं तब तक बाजार घटेगा नहीं मेरे हिसाब से। एनीवे आई एम वेरी श्योर 98 to 9800 12,000 मे नॉट, इफ नॉट दिस वीक, नेक्स्ट वीक इट विल श्योरली बी ऑन द कार्ड। अब आज आप सेक्टोरल रोटेशन देख रहे हैं और काफी उसमें उतार चढ़ाव है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन कि ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट कर रही है। पहले कल के अपडेट के लिए अनिल जी, कल 60 रुपए पे आपको L&T फाइनेंस दिया था 65 to 68। आज उसने 63.90 का हाई मारा है, तो यू आर रिलेटिवली सेफ। आप 63 का आप स्टॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट रखिए और 65 फर्स्ट टारगेट होएगा, 68 सेकंड टारगेट। दूसरी मेरी कॉल थी UPL जो 345 पे दिया था, उसका टारगेट 380 to 385 है। इट हैज हिट अ हाई ऑफ 367। आप 358 का उसमें भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए। NCC हैज अंडर परफॉर्म, वो 24.25 है, 23.75 का स्टॉप लॉस है, 27.5 पहला टारगेट और 30 रुपए उसका अगर आप उसको एक महीने और रखें। दूसरी मेरी कॉल थी HDFC बैंक, 924 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस था, अभी भी इट इज नॉट डन मच, बट आई कंटिन्यू टू बी वेरी वेरी बुलिश ऑन HDFC बैंक इन द लार्ज कैप। मुझे लगता है बैंक निफ्टी ने अगर 21,500 जाना है तो HDFC बैंक हैज टू कंट्रीब्यूट। तो एनीवे एज अ स्टॉप लॉस 924 ऑन क्लोजिंग बेसिस। और दूसरा था मेरा BEL। आपने कल वसीम साहब मुझे याद है, एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। कल मुझे याद है आपने ऑलरेडी HDFC बैंक में क्लोजिंग स्टॉप लॉस 925 का करवा दिया था, तो कल किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ नहीं, क्योंकि आपने क्लोजिंग में जब NCC और UPL की कॉल दी थी तब आपने कहा था कि 925 के आसपास स्टॉप लॉस ले आइए। तो मेरे ख्याल से अभी तक सबकी पोजीशन इंटैक्ट है, बरकरार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट सर, बिल्कुल ठीक। और अनिल जी BEL भी मैंने कहा था, उसमें 71.5 का अभी भी स्टॉप लॉस है और उसमें मैंने आपको 85 का फर्स्ट टारगेट और 90 का सेकंड टारगेट वो अभी भी कायम है। और अब मैं आज की कॉल देना चाहता हूँ सर। अब बताइए सर। तो पहला कॉल होएगा M&M फाइनेंस के शेयर NBFCs बहुत परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें हमको पता है कि आज और कल में पैकेज जरूर आएगा। M&M फाइनेंस इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द ट्रैक्टर एंड यूटिलिटी व्हीकल प्लेस, और M&M विल बी वन ऑफ द बेस्ट गेनर्स बिकॉज ऑफ द राबी आउटपुट एंड सो ऑन। और M&M फाइनेंस मुझे इस भाव पे बहुत पसंद है, ट्रेड एट हाफ टाइम प्राइस टू बुक। तो 150 रुपए का लेवल 150-51 है, 45-50 का स्टॉप लॉस रखिए और इसको 165 का टारगेट होएगा इन द नेक्स्ट वीक। और अगर आप इसको एंड ऑफ मई तक रखें तो आई डोंट रूल आउट 185 कमिंग इन M&M। इट इज सो अट्रैक्टिवली प्राइस, और अगर बाजार में स्टिमुलस आया तो आई थिंक दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी।
ओके, तो 165 शॉर्ट टर्म टारगेट है, 185 185 लॉन्ग टर्म टारगेट है, 165 शॉर्ट टर्म टारगेट है और 150-52 की रेंज में बसीन साहब जो भी लेवल्स देते हैं वो कैश के देते हैं, फ्यूचर्स के नहीं देते, तो कैश और फ्यूचर में थोड़ा सा फर्क रह सकता है, आप ये ध्यान में रखिए। तो 150-152 की रेंज में आप खरीदिएगा इसे। बसीन साहब आप कैश के लेवल ही देते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल सर, रफली वही कैश और फ्यूचर उसका ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा था, 8 आने का भी फर्क था मेरे हिसाब से। ठीक बात है, तो 150 से 152 की रेंज में खरीदिए। 145-50 का आपका स्टॉप लॉस है, 165 और 185 ये दो टारगेट आपके लिए होंगे। तो बहुत ही बढ़िया, ये है कॉल M&M फाइनेंस में। बताएं सर दूसरा स्टॉक कौन सा है जो आप ऐड कर रहे हैं आज? हाँ सर, दूसरा फाइनेंस है बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस ने काफी मंदी देख ली है। ओके। 2145 से 50 के लेने का लेवल है, और बजाज फाइनेंस में 2095 का स्टॉप लॉस और 2300 का पहला टारगेट, और 2300 से अगर आप एक महीना और रखें, आई डोंट रूल आउट 2500 कमिंग इन बजाज ऑटो बाय द एंड ऑफ मे। जितनी अनसर्टेनिटी बजाज फाइनेंस में ओवर ओनरशिप की वजह से वो सारी पेसिमिज्म ज्यादा हो गई है। आई थिंक दे विल बी एबल टू बाउंस बैक, और उनको अगर ये रिलीफ पैकेज में मॉरेटोरिया में कुछ भी इंसेंटिव मिला from the RBI government, it will be a very big incentive for Bajaj Finance. ओके, तो बजाज फाइनेंस ये है खरीदारी करने की राय 2095 2095 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2300 पहला टारगेट है और 2500 दूसरा टारगेट है। ये दो टारगेट आपके लिए बजाज फाइनेंस में बसीन साहब की तरफ से। बजाज फाइनेंस आज सुबह हमारे एक और एक्सपर्ट की तरफ से भी खरीदारी की राय आती दिखी थी, और बजाज फाइनेंस में बता दूं किसने कहा था खरीदने के लिए, कहीं से तो आई थी राय, तो लगातार हाँ बजाज फाइनेंस वीके शर्मा साहब बोल के गए थे सुबह, HDFC सिक्योरिटीज वाले। उन्होंने कहा था कि आप 2100 रुपए वाला कॉल ऑप्शन मई का खरीदिए और 300 रुपए के टारगेट के लिए 190 के आसपास खरीदिए, और 300 के टारगेट के लिए वीके शर्मा साहब भी बजाज फाइनेंस बोल के गए, और बजाज फाइनेंस बाकी सारी NBFCs को लीड करता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बसीन साहब ने हमारी एक रिक्वेस्ट है वो मान ली है, और बसीन साहब अब आपको हर रोज आपको अपनी बेहतरीन पिक्स देंगे। 2:15-2:30 बजे के आसपास हम एक बार टाइम फिक्स कर रहे हैं, एक टाइम बसीन साहब का हम फिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद बसीन साहब आपको हर रोज सुबह शाम दोनों वक्त आपको फोन पर अपनी पिक्स देते रहेंगे, तो ताकि आपकी तेजी मिस ना हो बिल्कुल भी, न स्टॉक्स में न इंडेक्स में, और आपको बेहतरीन पिक्स मिलती दिखे। बसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और इस बात के लिए हाँ करने के लिए भी कि आप लगातार हमारे दर्शकों को पिक्स देते रहेंगे तो तेजी का मौका कोई छूटे ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं एक बिगुल राकेश जी और कुणाल जी के लिए चार्ट करूंगा। बताइए सर। अनिल जी, अभी हमने जो स्टॉक चूज करा था वो भाग गया है और काफी तेज वॉल्यूम से भागा है, तो उसको ड्रॉप कर रहे हैं, और 1 मिनट का समय दीजिए। दूसरा स्टॉक रडार पर है एल्गो ट्रेड, तो कुणाल जी के साथ विचार विमर्श करने के बाद उसको लेंगे। ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है तो इसको ड्रॉप कर रहे हैं अनिल जी। ओके, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। आइए, पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सिस बैंक का अनुमान बताने के लिए। नतीजे आने वाले हैं आज बाजार बंद होने के बाद। पहले अनुमान देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे मैक्स और एक्सिस इन दोनों की डील से मैक्सिमम फायदा किसको है। पहले अनुमान एक्सिस बैंक का, पूजा बताइए। जी, एक्सिस बैंक से हमारा अनुमान है कि इस बार नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि Q4 के जो प्रोविजनल आंकड़े भी बैंक ने जारी किए थे उसमें भी नंबर्स अच्छे ही दिखाई दे रहे थे। एडवांसेस बढ़े थे 21% के आसपास के, और डिपॉजिट्स में भी करीब 24% की बढ़त देखने को मिली थी, और एसेट क्वालिटी में भी इस तिमाही तो हम कोई ऐसी दिक्कत की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अगर प्रोविजनिंग बढ़ते भी हैं, जिसकी कि हम उम्मीद कर रहे हैं करीब 33% के आसपास, 33 से 35% के आसपास इनकी प्रोविजनिंग बढ़ सकती है सालाना आधार पर, उसके बावजूद इनका मुनाफा है वहां पर बढ़त ही देखने का अनुमान है। 8% के आसपास की बढ़त इनके मुनाफे में देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट यही रहेगा, जैसे कि बाकी सारे बैंक्स के नतीजों में हम देख रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर क्या कुछ यहाँ पर कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की तरफ से, कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिनके सामने उनको एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है, ये काफी अहम होगा देखना। मतलब कि एडिशनल अतिरिक्त प्रोविजनिंग कितनी होती है, ये पॉइंट काफी जरूरी होगा देखना। बाकी अगर नतीजों की बात करें इस क्वार्टर के नंबर की, तो वहां पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स अच्छे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ओके, तो ये है एक्सिस बैंक, नतीजों से पहले आपके लिए मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे खास मेहमान और कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चेज अल्फा आगे क्या .com है क्या? विश्वेश जी, आपके चेज अल्फा के आगे क्या लगाते हैं आप? .in सर। गुड आफ्टरनून, बताइए सर, चेज अल्फा के आगे क्या कहा, या खाली चेज अल्फा ही है? सर चेज अल्फा .in। चेज अल्फा, हाँ मुझे लगा ही कि .com तो नहीं है, कुछ तो अलग है। तो चेज अल्फा .in के विश्वेश जी हमारे साथ हैं। विश्वेश जी, आपका तो एकदम फर्स्ट क्लास कनेक्शन है, बढ़िया एकदम, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है एकदम। अब तो एकदम सेट हो गया ना सारा मामला? बिल्कुल, एक्चुअली थोड़ा सा मैं फ्रेम अच्छी बनाने की कोशिश की, क्योंकि खुद टैकी हूँ, घर पे ट्राइपॉड है, कैमरा है, DSLR है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडियो जैसा ही सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ऐसा रहा था कि मेरे हॉल में जो वाईफाई का कनेक्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं था, तो आज मैं बेडरूम में मेरा अलग डेस्क है, वहां बैठा हूँ। मेरे हिसाब से आज कनेक्शन बेटर होना चाहिए। समझ गया मैं। आपने गाड़ी तो बहुत बढ़िया मर्सिडीज और BMW खरीदी, डीजल बराबर का उसका इंतजाम नहीं किया, वो चक्कर हो गया। और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट से तो आप फिल्म बना लें, शो करने के लिए तो खाली एक छोटे से कैमरे की जरूरत है या मोबाइल की जरूरत है। अच्छा विश्वेश जी, पहले सबसे पहले तो ये बताइए कि हाँ, एक्सिस बैंक नतीजों के पहले खरीदे या बेचे? सर उससे पहले एक मेरा आप BTST ले लेंगे, बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही कन्विक्शन वाला कॉल। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल BTST का विश्वेश जी के लिए आते ही पहले सुबह सुबह। बताइए सर। खरीदने की राय है अनिल जी, और बहुत ही कन्विक्शन के साथ में। देखिए, मैंने उस दिन भी एक ओनर को हुआ था, फ्राइडे को उसमें पिरामिड एंटरप्राइज रिकमेंड किया था। आज भी मैंने एक NBFC रिकमेंड करने की सोचा है। स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अभी फ्यूचर में 2175 के आसपास चल रहा है। देखिए, जिस हिसाब से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, जिस हिसाब से स्टॉक में जरा भी मूवमेंट नहीं आया तो पिछले दिनों में, मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कल का जो लो था बजाज फाइनेंस में, वो शायद शॉर्ट टर्म में नहीं टूटेगा, और यहाँ से एटलीस्ट नहीं तो भी 300 रुपए की तेजी देखने मिलनी चाहिए। मैं भी सुबह सुन रहा था कि बसीर साहब भी रिकमेंड कर रहे थे, तो मैं काफी खुश हो गया था कि कहीं ना कहीं हमारी वेवलेंथ मैच करती है। आज के लो का बेस होना चाहिए। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप 2120 के आसपास का स्टॉप लॉस रखो, अगर आप कंजर्वेटिव हो तो 2100 का स्टॉप लॉस रखो, और अगर आप पहला टारगेट 2300 का समझिए और दूसरा टारगेट 2400 का समझिए। मेरे हिसाब से बहुत ही उम्दा पैटर्न है, इसको एंडिंग डायगोनल पैटर्न कहते हो, जिस हिसाब से डबल बॉटम वो सब बन के जा रहा है। बजाज फाइनेंस शुड बी 10% कैंडिडेट फॉर द डे। बजाज फाइनेंस खरीदने की सलाह होगी। 2120 का स्टॉप लॉस होगा, 2300 का टारगेट। इतना बुलिश होने की वजह क्या है? आप बुलिश हो रहे हो, फिर उधर अभी वसीम साहब इतना बुलिश होके गए, 2500 का टारगेट उन्होंने दे दिया। सुबह सुबह VK शर्मा साहब ने जो कॉल दिया था 190 में खरीदने का, मई महीने का, उन्होंने बोला मई के महीने का आप कॉल खरीद लीजिए, ये सुबह सुबह जो उन्होंने बोला, और वो कॉल बोला था उन्होंने बजाज फाइनेंस में मई महीने का 2100 वाला कॉल। 300 का टारगेट दिया था, वो 265-70 पे ऑलरेडी आ गया, आज का आज ही। तो ऐसा विश्वेश जी क्या खास दिख रहा है बजाज फाइनेंस में, ऐसा क्यों भागने वाला ये? सर रीजन तो मेरे हिसाब से आप ही देते हो। मेरे कॉल्स में जितना भी रीजनिंग किया है, मुझे याद है सारे अच्छे टॉप और बॉटम हमने पकड़े हैं, साथ में मिलके मेरा चार्ट होता है और आपका रीजनिंग होता है। देखिए, मैं अगर चार्टिकली रीजन दे सकता हूँ, स्टॉक 5000 रुपए से गिरा है, और मुझे याद है 3300 या 4200 पे मैंने शॉर्ट दिया था और हमने 2700 रुपए का कुछ टारगेट दिया था। देखिए, लास्ट 3 वीक से मार्केट ओवरऑल 7500 वाला 9500 आ गया, जो हमारा व्यू था, लेकिन ये स्टॉक कहीं गया ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैंने 2 दिन पहले 2 कॉल दिए थे, अगर पिरामिड एंटरप्राइज का बाय दिया था और बजाज फिनसर्व का शॉर्ट दिया था, तो बजाज फिनसर्व भी अंडर परफॉर्म किया था, बजाज फाइनेंस भी अंडर परफॉर्म किया था, और लार्ज जो उनका पैटर्न था वो ब्रेक डाउन होना चाहिए था। वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो व्हाट इट मींस, ऑल द पीपल who are trying to short the NBFC on account of whatever the pessimism and all, they are trapped.
तो मुझे समझ में आ रहा है ये जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशंस के अंदर में सेलर्स जो हैं दे ट्राई टू पुश द प्राइसेस डाउन, बट बायर्स आर वेरी कन्विंस्ड कि इट इज द लेवल व्हिच द वैल्यू इज दैट, और उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग पुश आता है। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको इंडियन फॉर्मेशन कहते हैं। मेरे हिसाब से 2100 2000 के बीच में मीडियम टर्म बॉटम होना चाहिए। यहाँ से नहीं तो भी जो इसका हाई है, ये मार्च के महीने का हाई है 2500 रुपए तक का, वहां तक के लेवल में देख सकता हूँ। ओके तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर राय, और हम देख भी रहे हैं कि अच्छा मूवमेंट आ रहा है। बाजार के काफी सारे एक्सपर्ट्स अब इस पर कॉल दे रहे हैं, तो अच्छे मूव के लिए तैयार है बजाज फाइनेंस। सुमित जी के पास चलते हैं, उनके पास सैटेलाइट कॉल रेडी है, उसके बाद चार्ट कॉर्नर के लिए चलेंगे। पहले चलते हैं सुमित जी के पास। जी सुमित जी। दीपांशु, सैटेलाइट कॉल में जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो स्टॉक का भाव चल रहा है 50 रुपए 51 रुपए के आसपास। बैंकिंग स्टॉक है इंडियन बैंक। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक में मूव आ रहा है, इंडियन बैंक के अंदर भी यहाँ से एक तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। 50 रुपया 90 पैसा इसका करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉक के अंदर कल का हाई ब्रेक हुआ है, वॉल्यूम्स अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और यहाँ से एक पुल बैक, एक बाउंस बैक इंडियन बैंक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। 5% के आसपास का तेजी अभी देखने को मिल रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस है इसके अंदर 48 रुपए 50 पैसे का, ये स्टॉप लॉस, और 1 से 2 दिन के लिए ये ट्रेड लेके चले। मेरे को ऊपर में जो इसमें टारगेट लग रहे हैं 55 रुपया और 58 रुपया, ये 2 टारगेट मेरे को लगता है कि इंडियन बैंक के अंदर यहाँ से देखने को मिलेंगे। और जिस तरह का ये लोअर लेवल से कंसोलिडेशन दिखा के एक मूव दिखा रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों के अंदर इंडियन बैंक में टारगेट देखने को मिलने चाहिए। 55 रुपए 58 रुपए, ये 2 टारगेट के लिए बाय करें। 48.50 या 49 के आसपास का लगाए स्टॉप लॉस। ओके तो इंडियन बैंक इस पर खरीदारी की राय है, और बैंक्स फाइनेंशियल्स में एक और स्टॉक पार्टिसिपेट करता हुआ। अब चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास चार्ट कॉर्नर के लिए। बताएं सर। दीपांशु जी, 335 रुपए 335 का भाव है। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जिसमें कि एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। हमारा एल्गो रडार पर यह स्टॉक अभी चमक रहा है, और इसमें दीपांशु जी एक पैटर्न बना है जिसको हम बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इस फ्लैग पैटर्न के दम पर ही ये स्टॉक 400 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। इंट्राडे कॉल है, ओवर टू राकेश। दीपांशु, जैसे बुलिश फ्लैग पैटर्न से यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, इंट्राडे कॉल है। अगर आप ओवरनाइट कैरी भी करते हैं 350 के लेवल के लिए होल्ड करना चाहिए। 325 का स्टॉप लॉस है, 350 का टारगेट है, और एक बार 340 के लेवल्स आते हैं तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके खरीद पे लेके आना चाहिए। बट जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है 350 के लिए एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। ओके तो एक और फाइनेंशियल स्टॉक आपके रेडार पर आता हुआ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इस पर नजर रखिए। इससे थोड़ी देर पहले इंडियन बैंक पर कॉल आई थी, बजाज फाइनेंस पर 2 कॉल्स आ चुके हैं, एमएनएम फाइनेंस और एलएनटी फाइनेंस, इस पर भी कॉल होगी। बल्कि एक ही स्टॉक ऐसे जो फाइनेंशियल स्पेस से नहीं है, वो है बीपीसीएल, जो बागले साहब ने आज क्लोजिंग के लिए पहला स्टॉक दिया था। पर बढ़िया एक्शन मार्केट में 2:30 बज चुके हैं। जान लेते हैं कि इस समय अनिल जी की मार्केट पर क्या राय बन रही है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, आज एक बार फिर ग्लोबल मार्केट से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जब सुबह हम डाउ फ्यूचर्स को देख रहे थे तो 70-75 अंक नीचे था। इस समय अगर आप देखें तो 100 अंक से ज्यादा की तेजी डाउ फ्यूचर्स में भी है, तो लगभग 0.5% ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। एशिया की क्लोजिंग अच्छी रही है, आधे से 1% की। यूरोप की एक बार फिर से अच्छी शुरुआत हुई है, लगभग 0.5% यूरोप भी है इस समय। पर कच्चे तेल से सर फिर से परेशानी वाले संकेत आ रहे हैं। 20% कच्चा तेल अब टूट चुका है। WTI $10 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ब्रेंट भी 20 के नीचे है सर। बिल्कुल। तो दीप, जो आप अभी बात कर रहे थे ना कि सारे बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर ही सारे कॉल्स आ रहे हैं, इतने दिनों बाद हमने कल से बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर आपने देखा होगा कि बुलिश होना शुरू किया। कल हमने इसलिए बंधन बैंक बोला, आज सुबह आरबीएल बोला, और आज भी यही बात हो रही थी कि देखिए लीडरशिप बैंक्स और फाइनेंशियल से ही आएगी, और वो चर्निंग एकदम सही वक्त पर पकड़ में आई है, और वहां से आप देखिए बाजार का मूड माहौल पूरा ठीक होता हुआ दिखा। अब आइए
आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आज का जो सपोर्ट लेवल है वो अब आपका शिफ्ट होकर 9300 पर आ गया है। तो एक बात का आप इत्मीनान रख सकते हैं अभी के डेटा को देखते हुए कि शायद 9300 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी और 9313 की अब तक की जो सबसे बढ़िया क्लोजिंग हुई है इस रनअप में, जो आप नॉन स्टॉप आप जो रनअप देख रहे हैं ना 7500 से निफ्टी ने दिखाया, 23 अप्रैल को 9313 की जो क्लोजिंग हुई उसके ऊपर क्लोज होने को आज बाजार तैयार है। उसकी वजह यह है कि 11 लाख शेयर पुट में आज जुड़े हैं 9300 के और 9300 के कॉल्स में 4 लाख शेयर जुड़े, तो पुट में और एडिशन ज्यादा है। दूसरी बात है 21 लाख शेयर पुट में है, 16 लाख शेयर कॉल्स में अभी भी खड़े हैं जो शॉर्ट है। तो ऐसे में अगर 9300 के आसपास आता भी है बाजार 9300 9325 के आसपास, तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो नीचे की रिस्क कम है और मुझे ऐसा लगता है कि अब जिनकी भी तेजी की पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस 9250 का है। तो अगर आप इतना मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 100 पॉइंट नीचे का हो तो इससे बड़ा कंफर्ट आपको बाजार में चाहिए नहीं कि आपकी रिस्क बहुत कम है। तो मुझे लगता है 9250 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए। 9300 9325 की रेंज में आए बाजार तो और ऐड करना चाहिए। ऊपर का टारगेट 9400 और एक्सपायरी तक के लिए टारगेट 9475 9500 के भी हैं, हो सकता है 9600 तक बने। तो एक बार स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। स्टॉप लॉस बहुत क्लियर कट है 9250 का स्टॉप लॉस लगाइए और तेजी की पोजीशन बनाइए और बरकरार रखिए। दीप ये राय तो आज बचे हुए समय के लिए भी आप 9300 9325 की रेंज में खरीदारी कीजिए। सिर्फ आपको छोटा स्टॉप लॉस 9250 का लगाना है, उसके नीचे जाए तो फिर निकल जाइए, अदरवाइज आप 9400 से 9500 की रेंज के लिए तेजी कीजिए। तो डिप्स पर खरीदारी कीजिए और तेजी कीजिए, अच्छे लेवल्स आने वाले हैं 9475 500 बल्कि 600 तक जा सकते हैं अगले 2-3 दिन में। और सर अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो भरपूर एक्शन इधर भी है, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है? बैंक निफ्टी में देखिए 20,500 के ऊपर की क्लोजिंग की तैयारी है। वैसे जो बढ़िया क्लोजिंग चाहिए मुझे वो 20,700 के ऊपर की चाहिए, प्रिसाइजली 20,680, यानी कि यहां से 100 पॉइंट ऊपर जहां पर बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। अगर 20,700 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा दीप तब तो मजा ही आ जाएगा, तब तो ये 21,500 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि 700-800 पॉइंट की जगह और खुल जाएगी। बट इन एनी केस अगर वो बंद नहीं भी होता है तब भी इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है, मजबूत तो है ही। तो आज का हमारा जो रेंज था कि 20,650 20,850 की रेंज में आपको शॉर्ट करना चाहिए, हायर रेंज वो है। आज का हाई आप देख लीजिए दीप, कैश में बैंक निफ्टी का 20,656 एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचा है। निफ्टी भी 9,402 एग्जैक्टली वही 9,400 के। तो लेवल्स को रेस्पेक्ट करके बाजार धीमे धीमे चल रहा है। एक्चुअली ये जो बाजार की चाल है ना और जो स्पीड है ये बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको दोनों तरफ के ट्रेडर्स के लिए मौके हैं, दोनों तरफ के इन्वेस्टर्स के लिए मौके हैं। जिन्हें प्रॉफिट बुक करना है उन्हें भी पूरा मौका मिल रहा है, जिन्हें खरीदारी करनी है उन्हें भी पूरा मौका मिल रहा है। अनाप शनाप तेजी, अनाप शनाप मंदी, दोनों ही बाजार के लिए ठीक नहीं, वो बाजार को वोलेटाइल करते हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड ऊपर की तरफ का है और ऐसे में बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। और जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को बाजार नहीं तोड़ता तब तक ये जल्दबाजी हम ना करें कि कहां से घूमेगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखेंगे तो आप कुछ ऐसे लेवल के नजदीक पहुंचेंगे 9,800 10,000 10,150, जहां पर आपको लगेगा कि क्या प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए या वो 9,000 जो भी लेवल आप निकालें। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड के तौर पर देखेंगे और इसलिए मैं आज सुबह आपसे ये बात भी कर रहा था कि मंडे से हम उस ट्रेंड का भी जिक्र करने लगेंगे जो शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि बाजार अब स्टेबल हो रहे हैं। आप देखिए विक्स 80 वाला 40 के नीचे आ गया। तो जब आपका विक्स, जब आपका ट्रेंड क्लैरिटी देने लगे तो आपके लिए वो अच्छी चीज है। तो डेटा आपको अब साफ राय दे रहे हैं। अब तक आप पिछले पूरे मार्च महीने में आपने किसी डेटा पर ट्रेड नहीं किया, राइट? आपने सिर्फ और सिर्फ खबरों पर ट्रेड किया, चाहे वो खबरें कोरोना की रही हो, चाहे अमेरिका की रही हो, जो भी हो। लेकिन अब आप डेटा पर ट्रेड कर रहे हैं, खबरों पर कम ट्रेड कर रहे हैं और ये बाजार के लिए अच्छी चीज है कि अब उस लिहाज से बाजार का टेक्सचर थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, मजबूती का बाजार है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, खरीदारी करें जब तक कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़े ना बाजार। ओके, मजबूती का मार्केट है, बाय ऑन डिप्स मार्केट है, खरीदारी करते रहिए जब तक ये सपोर्ट नहीं तोड़े।
बजाज फाइनेंस, जिस पर अभी विश्वेश जी बात कर रहे थे, उससे पहले भसीन साहब बात करके गए, डेज हाई पर है, 7.5% ऊपर 2200 के लेवल्स आ गए हैं उस स्टॉक पर। एचडीएफसी लिमिटेड डेज हाई पर आने की कोशिश कर रहा है 1690 के आसपास इस समय। एक्सिस बैंक 450 पर आ गया है। बाकी भी बैंक्स और फाइनेंशियल शेयर्स अच्छा कर रहे थे। जैसे अनिल जी कह रहे थे, डेटा पर अब ट्रेड हो रहा है और अच्छी मूव्स आपको आती हुई दिख रही है बाजार में। एक और स्टॉक जो अच्छा कर रहा है, सुबह से ही इस पर भी भसीन साहब की खरीदारी की राय रही है, यह है यूपीएल। इस पर जो ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। देवांशी हमारे साथ तैयार है ये बताने के लिए कि यूपीएल में कैसा एक्शन हो रहा है, किस वजह से एक्शन हो रहा है, बताइए देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इसमें दो वजह है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं यूपीएल में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। सबसे पहले जो बड़ा ट्रिगर है वो कल आता हुआ दिखा, बेयर ग्लोबल जो क्रॉप प्रोटेक्शन कारोबार में है जिसमें यूपीएल भी ट्रेड करती है, इसके नतीजे आते हुए दिखे बेयर ग्लोबल के, और इनके नतीजे काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं इस तिमाही के, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते काफी चिंता है नतीजों को लेके, तो इस कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं। क्रॉप साइंस सेगमेंट में उनमें काफी मजबूती देखने मिल रही है। कामकाजी मुनाफा इस कंपनी का करीब 10% तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर जियोग्राफीज की बात करें, लैटिन अमेरिका में इनके वॉल्यूम्स काफी बढ़ते हुए दिखे, यूरोप में काफी ज्यादा जो मांग है ये बढ़ती हुई दिखी है। अब अगर हम यूपीएल की बात करें तो ये कंपनी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में लैटिन अमेरिका, यूरोप, ये सारे जो जोग्राफीज है इसको कैटर करती है, और साथ ही मांग में जिस तरह से मजबूती आती हुई दिख रही है तो माना जा रहा है कि यूपीएल के भी नतीजे थोड़े से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही थोड़े से सेंटिमेंटल अपमूव्स भी हमें देखने मिल रहे हैं। अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो ये ज्योग्राफी काफी अहम है कंपनी के लिए, यूपीएल के लिए। करीब 33% तक का आय में हिस्सा है कंपनी के इस ज्योग्राफी का, और अगर यूरोप की बात करें तो 15% तक का जो हिस्सा है आय में वो इस ज्योग्राफी से आता है। साथ ही अगर लॉकडाउन की बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना था कि लॉकडाउन का ज्यादा असर देखने नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी लगातार कामकाज करती आ रही है। साथ ही ये जो सीजन है ये काफी पॉजिटिव सीजन होता है, कल्टीवेशन सीजन, जहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स में इनको काफी ज्यादा डिमांड आती है, तो मांग काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही आप देखिए वैल्यूएशन वाइज हम देख रहे हैं कि डेट को लेकर काफी चिंता थी, और अगर ईयर टू डेट देखें तो इस स्टॉक में करीब 33% तक की गिरावट हम देख चुके हैं। लेकिन पिछले 1 महीने में क्योंकि अब सीजन आ रही है, मांग थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, तो 18% तक के गेन्स देखे। अब माना जा रहा है कि अगर नतीजे यूपीएल के भी बेहतर आते तो अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखी जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी तरह से यूपीएल में तेजी की वजह। स्टॉक बेहद मजबूती के साथ 3.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और यूपीएल के फैन, इन्वेस्टर, रिकमेंडेशन करने वाले, बाजार के जाने माने चहेते हमारे सिद्धार्थ सैलानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सिद्धार्थ जी, सुना आपने यूपीएल में तेजी की वजह, खरीदेंगे आप? जी नमस्कार दीपांशु, बिल्कुल यूपीएल बेहतरीन कंपनी है, अभी खरीद लूंगा क्योंकि ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, अभी के लिए नहीं। सबसे बड़ा कारण कि मॉनसून के पहले जितने भी एग्रोकेमिकल कंपनियां हैं सभी में मूव आता है, यूपीएल उनमें से एक है। और अगर अनिल जी आप मुझे अलाउ करें तो मार्केट पे भी मैं कुछ पॉइंटर्स देना चाहता हूँ। जी हाँ, अरे प्लीज सर, ऑल योर्स, फरमाइए। अनिल जी, मुझे लगता है कि मार्केट की स्थिति जो अभी हो रखी है बहुत बेहतरीन है। स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, रैशनल तरीके से कर रहे हैं। बट क्या करना चाहिए अभी? तो अभी करना चाहिए कि जिन्होंने 85, 86, 8700 में जिन्होंने शेयर्स लिए हैं बाउंस बैक के लिए, उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कि मुझे लगता है कि एक स्टिमुलस पैकेज जो एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट द्वारा, जो काफी डिलेड है बट वो एनी टाइम आ सकता है, इस हफ्ते, अगले हफ्ते, मार्केट उसका एक बहुत बड़ा इंतजार कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, मार्केट जो स्थिति आने वाले टाइम का देख रहा था वो हो चुका है। अब सभी के दिमाग में ये सेट हो गया है कि ये न्यू नॉर्मल है, घर से काम करना है, घर से हमें परफॉर्मेंस करना है, ये एक न्यू नॉर्मल है। मुझे लगता है कि इसी के कारण मार्केट ने एक डिस्काउंट कर लिया और एक चाल बन गई थी। यहाँ पे बहुत बड़ा अपसाइड नहीं लग रहा है मुझे, मार्केट में 200, 300, 200 पॉइंट का अपसाइड ही लग रहा है। यहाँ पे अगर आपका अच्छा मुनाफा बन रहा है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, फिर से गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मार्केट की। और अगर स्टिमुलस पैकेज का न्यूज आ गया, वहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बड़ी तरीके से। ओके,
तो ये प्रॉफिट बुकिंग, अब मतलब यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि फ्रेश खरीदारी करने के बजाय प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में ज्यादा सोचे। बिल्कुल अनिल जी, यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए सबको, और किसी को खरीदना है उनको थोड़ा सा इंतजार करना है, वो इंतजार होगा 1 से 2 हफ्ते। अच्छा, एक मिनट, आप तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है, 9,800, 10,000, 10,200 ये रेंज अच्छी है, जहां पर अगर आपने लोअर लेवल पर 7,500, 8,000, 8,500 तक खरीदारी की है तो वहां प्रॉफिट बुक कर लें। बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 9,500 के ऊपर जो लेवल मिलता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई चिंता नहीं, जो 3 साल 4 साल के लिए सोच रहे हैं, बट जिन्होंने 2, 3, 4, 6 महीने के लिए लिया है उनको अगर 10% के ऊपर का मुनाफा मिल रहा है कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में, तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अच्छा, वापस एंट्री कब करेंगे, कहां करेंगे, किस लेवल पे करेंगे? देखिए, एंट्री का लेवल होगा 9,000 के नीचे, हर लेवल पे मैं टुकड़ों में एंट्री करना चाहूंगा। 9,000 से लेके 8,500 के बीच में एंट्री का पूरा टाइम है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, टाइमिंग नहीं करना चाहिए। जैसे ही 9,000 के नीचे मार्केट आता है आपको इन्वेस्टमेंट चालू कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी भूल जो हम सब करते हैं वो है टाइमिंग करना मार्केट को। निवेशक कभी मार्केट को टाइम कर ही नहीं पाएंगे। परफेक्ट। तो इसको कहते हैं सही वक्त पर दी जाने वाली एकदम सटीक सलाह, और वो वन साइडेड नहीं। बिल्कुल मुझे याद है कि जब मार्केट गिर रहा था तो सिद्धार्थ जी लगातार ठोक बजाकर कह रहे थे खरीदिए, और अब आप देखिए सिद्धार्थ जी फंडामेंटल एक्सपर्ट होने के नाते अब यहाँ पर कह रहे हैं अब प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है, फ्रेश खरीदारी करने के पहले थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हाँ, ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं, और अगर आपका 4-5 साल का व्यू है तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसमें बीच बाच वाला मामला है ना, तो फिर थोड़ा सा सावधान रहिए। तब आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी परफेक्ट है, और उनका चार्ट कॉर्नर भी। आइए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई पर CESC को खरीदने की राय है। यहां पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रहा है, और यहां पर एक अच्छा उछाल देखने की संभावना है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, बिल्कुल अद्भुत चार्ट है। अगर आप इसको देखें, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, और अब ये बड़ी तेजी से एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर निकला है। इस स्टॉक में आपको सीधा 640, 645 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हमारी राय में बाय करके चलें, 596, 596 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। 620 रुपये पहला टारगेट होगा, और 630 रुपये दूसरा टारगेट होगा। तो 620, 630 के लिए बाय करें CESC। ओके, तो ये है CESC में खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। तेजी करने की बात है, 3.5% स्टॉक मजबूत है, और 3.5% ही ओपन इंटरेस्ट में इजाफा भी होता हुआ दिख रहा है। इस बीच जेके पेपर यहां पर बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है। आज था जेके पेपर के लिए बायबैक का दिन। माफ कीजिएगा, लाइट में थोड़ा सा कनेक्शन लूज हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तब तक दीप, ओवर टू यू। बिल्कुल अनिल जी, 4.5% इक्विटी का बायबैक करेंगे। मैं बायबैक के प्राइस को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक वो प्राइस मेरे सामने नहीं आ रहा है सर, पर बायबैक को मंजूरी मिली और इसलिए हमने स्टॉक में आपको एक्शन भी देखा है। लगभग 77 लाख शेयर्स का बायबैक होगा, 130 के भाव पर होने वाला है, यानी कि आप अगर करंट मार्केट प्राइस से देखें तो लगभग 20% के प्रीमियम से 5.5% ऑलरेडी भाग चुका है स्टॉक। एक चार्ट चेक ले लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, कोई व्यू, ऑफकोर्स खबरों के दम पर रिएक्शन आ रहा है, पर टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक? देखिए, अगर आपको याद हो दीपांशु, आज सवेरे भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, और मैंने कहा था कि जो 100 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। गैप के साथ ये ब्रेकआउट कल के ट्रेड में देखा गया था, और मेरी राय में देखिए इसमें 110, 112 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जहां पर कि अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर है, और वही लेवल आज आपको इंट्राडे में 109 रुपये का हाई ऑलरेडी लगा चुका है। तो 19 स्तरों के आसपास मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट ले लेना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है और जिन्होंने इसी उम्मीद में खरीदा था, मुझे लगता है कि एक बार 108 से 109 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त इन तमाम स्टॉक पर। ओके, आइए सुमित जी तैयार है अपने सैटेलाइट के साथ।
बताएं सर। अनिल जी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है चार्ट पर, 104 105 का भाव है। स्टॉक का नाम है दीपक फर्टिलाइजर। बहुत बढ़िया मूव है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और स्टॉक के ऊपर ब्रेकआउट है। पिछले 2-3 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं। सीएमबी पे बाय करें 105 के आसपास। नीचे में स्टॉप लॉस भी बहुत बढ़िया बैठा है 97 98 के आसपास। ऐसा लगता है कि दीपक फर्टिलाइजर में जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि इसके अंदर एक अच्छा मूव 2 से 3 दिनों में देखने को मिलना चाहिए। 111 रुपए और 116 रुपए, ये 2 टारगेट्स के लिए स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाए। दीपक फर्टिलाइजर पे बाय करें, 97 98 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। 111 116 ये 2 टारगेट होंगे आज और कल, 2 दिन के लिए ट्रेड होगा। ओके, 111 और 116 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। दीपक फर्टिलाइजर में 104 105 के आसपास, 97 का लगाना है स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए राय। नितिन जी तैयार है हमारे साथ फोन लाइन पर और वक्त है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। नितिन जी बताइए। विशाल जी अभी मैं एक्सिस बैंक पे पीसीआर देना चाह रहा हूँ। इसमें इसके बाद छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले एक्सिस बैंक की मैं पीसीआर ले लेता हूँ। एक्सिस बैंक में डेटा इनफैक्ट 2 दिन से पॉजिटिव डेटा बन रहा है। अभी 5.5% ऊपर है, 20% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो कुल मिला के बाइंग सिग्नल इसमें डेटा के हिसाब से बन रहे हैं। तो इसमें 460 की कॉल ऑप्शन हमें लेनी चाहिए जो 12 रुपए में है, थोड़ी सी आउट ऑफ मनी है। और इस प्रीमियम को हेज करने के लिए 500 की कॉल ऑप्शन हम 2 बेचेंगे जो 3.5 रुपए में बिक रही है। तो इस प्रोसेस में पूरे मेरे को 5 से 6 रुपए का प्रीमियम कॉस्टिंग आ रही है और इसके टारगेट मुझे लग रहे हैं 480 से 500 तक आना चाहिए। जैसे यहाँ से 30-35 से 40 रुपए की तेजी बन सकती है। इस स्ट्रेटजी में आपको सेफ्टी काफी ऊपर मिलती है, 550 तक आप सेफ होते हो क्योंकि आप 460 की लेके 500 की बेच रहे हो। तो इनफैक्ट 540 तक सेफ्टी मिलती है मुझे। तो अपसाइड सेफ्टी काफी ज्यादा है। तो ये स्प्रेड बना सकते हैं, बट स्प्रेड बनाने में मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि हम लास्ट वीक में है और हम कॉल खरीदेंगे भी तो भी पूरा मार्जिन है और बेचने में भी पूरा मार्जिन लग रहा है। इसलिए जो रिटेल प्लेयर है वो ऐसा कर सकते हैं कि कैश में डिलीवरी में 450 के आसपास आप 100-200 शेयर बाय करके जा सकते हैं। 430 का स्टॉप लॉस रख लें प्राइस के हिसाब से जो आज का लो है, और टारगेट आप 480-490 ऐसे रख सकते हैं। ओके, तो वैसे 460 का एक कॉल खरीदे 12 रुपए में, राइट? और सामने आप बेच दे 2 कॉल 500 के, करेक्ट? जी। और वो बिकेंगे आपके 7 रुपए में, तो आपकी कॉस्ट आ गई 5 रुपए की, करेक्ट? जी। ओके, अब इसमें प्रॉफिट अगर 460 से 550 की रेंज में ये रहता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, करेक्ट? जी अनिल जी, 460 प्लस जो भी मेरी कॉस्टिंग लगी, बट अगर कल 430-40 पॉइंट की तेजी मिलेगी तो प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। ओके, तो आपका आइडिया ये कि 400 से 490 तक रिजल्ट के बाद जा सकता है एक्सिस बैंक और तब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो ये है राय। मैक्सिमम लॉस 5 रुपए है इसमें, बराबर है ना सर? जी अनिल जी, जो प्रीमियम दे रहे हैं नीचे के साइड 550 नहीं पार करता है तो हाँ 540 के ऊपर अनलिमिटेड रिस्क है। ठीक बात है। अच्छा नितिन जी, अभी आपका छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई भी ले लिया जाए? जी अनिल जी, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में एक स्ट्रेटजी निफ्टी की होगी। निफ्टी में जैसे जो मंथ के पूरे हाईज हैं उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। इस मंथ का हाई 9385 है और अप्रोक्सीमेटली फ्यूचर उसी के आसपास है। बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी हाईज पे है, तो मुझे लग रहा है एक्सपायरी वीक 2 दिन में शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है और हम लोग हो सकता है 95 की तरफ जा सकते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो इसमें हम लोग एक स्प्रेड क्रिएट करना चाह रहे हैं। निफ्टी की हम 9300 की कॉल ऑप्शन 9350 की कॉल ऑप्शन हम लेंगे जो मुझे 104 रुपए में मिल रही है 9350 की, और इस प्रीमियम को हेज करने के लिए मैं 9500 की 2 कॉल बेच रहा हूँ जो 40 रुपए में बिक रही है। तो 40-80 मुझे वापस मिल जा रहे हैं। तो कुल मिला के 24-25 रुपए का प्रीमियम लग रहा है और इसमें आपकी सेफ्टी होती है 9500 प्लस 150 पॉइंट, यानी 650 पॉइंट तक 9650 तक आप सेफ हैं। 9350 से 9650 तक की प्रॉफिटेबल रेंज निकलती है 25 रुपए की कॉस्टिंग में। तो 9350 की एक कॉल लेनी है और 95 की 2 बेचनी है और ये कॉल रेशियो स्प्रेड हम 2 दिन के लिए क्रिएट करेंगे।
ओके, 9350 की एक कॉल कितने में मिल रही है सर, ये बताइए। जी 106 रुपए में मिल रही है और 95 की 40 रुपए में बिक रही है। ओके, यानी कि 80 रुपए इधर आ जाएंगे आपको, बराबर है, और 106 लगेंगे। कॉस्ट हो गई आपकी 26 रुपए के आसपास की, और 9500 के आसपास पहुंच गया निफ्टी, तो कितना प्रॉफिट बनेगा? जी 95 पहुंच गई तो 125 रुपए के आसपास प्रॉफिट बनना चाहिए, क्योंकि 150 पॉइंट ऊपर आने पे जो 25 रुपए कॉस्टिंग है माइनस जो स्प्रेड है तो करीब 125 रुपए का रिवार्ड है। तो इसमें रिस्क हम 25 रुपए का ले रहे हैं, रिवार्ड मेरे को 125 पॉइंट का है और सेफ्टी 9650 तक है। परफेक्ट। और ऐसा कोई नितिन जी बैंक निफ्टी में भी है या खाली निफ्टी ज्यादा बढ़िया है? नहीं, बैंक निफ्टी में अनिल जी एक ये ऑब्जर्वेशन है कि 20,000 की जो पुट ऑप्शन है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग आज हो रही है। तो ऐसा देख के लग रहा है कि बैंक निफ्टी लीड करनी चाहिए और एक्सपायरी 20,000 के ऊपर ही होनी चाहिए। तो वैसे लोग जो 20,000 की पुट प्लस कर रखे हैं वो लॉस बचाने के लिए इससे कम से कम निकल सकते हैं। 104 रुपए की पुट है, मुझे लग रहा है ये जीरो हो जाएगी। ओके, 104 रुपए की पुट जीरो हो सकती है। तो अगर आपने पुट बेचा है, पुट खरीदा है, तो बिल्कुल एग्जिट कर लें, ये आप काम कर लीजिए। ये है नितिन जी की राय। आइए अब एक तगड़ा वाला बिगुल, बढ़िया वाला बिगुल, वो है विश्वेश जी के लिए। विश्वेश जी की सुपरहिट कॉल आ रही है बजाज फाइनेंस के बाद, एक और कॉल BTST। विश्वेश जी बताइए सर। देखिए, कल हमने जो स्टॉक चुना था वो आज ऑलमोस्ट 10% अप है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस स्टॉक का नाम मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस। इतने बड़े कंसोलिडेशन से निकला है और 120 के ऊपर आज क्लोजिंग दे रहा है। मनप्पुरम फाइनेंस, मैंने जब आपको मैसेज किया था तो 124 था, अभी ऑलरेडी वहां से ऊपर है, और क्योंकि मैं अभी ऑन आया हूँ तो मैं यही प्राइस पर रिकमेंड करूंगा। 126 चल रहा है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि जितने बड़े कंसोलिडेशन से ये स्टॉक निकला है, अभी जब तक ये आज के लो को नहीं तोड़ता है तब ये स्टॉक में शायद कल भी 10% या आने वाले दिनों में 15 से 20% की रैली देखने मिल सकती है। मनप्पुरम फाइनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस से निकला है, विद वॉल्यूम, विद ओपन इंटरेस्ट, और समवेयर ये स्टॉक शायद ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि बहुत लार्ज एंड तक शॉर्ट ट्रैप हो सकते हैं। मैं जैसे डेटा चेक कर रहा था अनिल जी, 125 की कॉल में अभी भी 5 लाख शेयर है और 130 की कॉल में 6 लाख शेयर है। तो इनको मेरे हिसाब से एक बार के लिए लोग कटवाएंगे, और ऊपर मुझे लग रहा है कि ये सीरीज नहीं शायद 133 तक देखने मिले। तो बजाज फाइनेंस खरीदिए, करंट प्राइस पे भी खरीदिए, ऊपर है फिर भी खरीदिए। 120 का स्टॉप लॉस रखिए, 133, 140 के दो टारगेट। एक मिनट, स्टॉप लॉस क्या लगाना है? 120 का, राइट? जी सर। हेलो। अच्छा, और एक बार टारगेट्स वापस से बताएं। और विश्वेश जी, इस कॉल के लिए आपको 2 लोगों को धन्यवाद देना है, एक वागले साहब को और दूसरा मुझे, और वो आप धन्यवाद दे दे तो फिर मैं बताऊं कि हमें क्यों धन्यवाद देना है। खम्मा खनी साहब, खूब खूब धन्यवाद आपका। पहली चीज तो कि वागले साहब कल से इसको रिकमेंड कर रहे हैं और 122 रुपए के टारगेट के लिए रिकमेंड भी किया था, और वागले साहब के टारगेट सुबह ही हासिल हो चुके हैं। और दूसरा जो धन्यवाद आप मुझे बता दें, आपने FNO डेटा, टेक्निकल सब देखकर आपने बता दिया कि तगड़ा ब्रेकआउट है। अब मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल सपोर्ट दे दूं। पहली चीज तो ये कि ये गोल्ड फाइनेंस वाली जो NBFC है, ये गोल्ड के दाम जो बढ़े हैं उसकी वजह से इनके लिए रिस्क बहुत ही कम हो गई है। आई मीन आप ये कह सकते हैं कि इनके पास लिक्विडिटी भी सफिशिएंट है गोल्ड की वजह से, और इनमें NPA नहीं के बराबर है। सबसे बड़े आराम यह कि NPA नहीं के बराबर है, तो इनकी बैलेंस शीट खराब नहीं हो रही है। और ऐसे में जब भी लिक्विडिटी NBFC में डालने का टाइम आता है, चाहे सरकार डाले, RBI डाले, कुछ भी सोचे, तो सबको ये रहता है कि गोल्ड वाली NBFC को पहले पैसे दो, क्योंकि इनके पैसे आपको वापस आते हुए दिखेंगे। एक इंटरेस्टिंग डेटा और बताता हूं, दुनिया भर में अभी जितने भी ये सब मार्केट गिरे किए हैं, उनमें सबसे अगर कम कोई फाइनेंस कंपनियां गिरी है तो वो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां गिरी दुनिया भर में। ये सिर्फ हिंदुस्तान का ट्रेंड नहीं है, दुनिया भर का ट्रेंड है। उस हिसाब से ये वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, कहीं कोई रिस्क है नहीं। तो मुझे लगता है कि आपके बोलते बोलते ये 10% का सर्किट लग चुका है, 126 रुपए 25 पैसे पे 15 मिनट का आराम कर रहा है। और इस 15 मिनट के बाद जब सर्किट खुलेगा तब है ना, एक बार जरा आप इसको रिवाइज करके बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से सर्किट खुलने के बाद ये तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा, तो 15 मिनट के बाद सर्किट खुलने का इंतजार करता हुआ दिखे। तो NBFC में
बेहतरीन एनबीएफसीज, एनपीए की रिस्क नहीं, पैसा मिलने के कोई रिस्क नहीं, दुनिया भर में गोल्ड एनबीएफसीज में सबसे कम गिरावट, हर तरह से ये स्टॉक्स मनापुरम और मुथूट। अब मुझे पक्का पता है कि जब ये मनापुरम पे मैंने इतनी बात कही ना, अब पक्का वागले साहब या फिर कुणाल जी, राकेश जी, कोई मनापुरम के बाद अब मुथूट के चार्ट ढूंढ रहे होंगे। देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में कौन आगे निकलता है। तो ये है आपके लिए पूरा। आइए अब वागले साहब का हाथ, वागले साहब के लिए बिगुल बजा दिया जाए BTSTT का। जी वागले साहब। अनिल जी, मैं मन्नापुरम या मुथूट नहीं बात कर रहा हूँ। मन्नापुरम पे हमने एक बात की है, मैं दूसरा ही वो स्पेस वाला स्टॉक की बात करूंगा। स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। 700 के ऊपर ये निकला है और इसमें अभी मोमेंटम पकड़ा है। 690 रुपए, 690 का 10 रुपए की रिस्क आपको लेनी होगी। मुझे लगता है 720 725 तक कल के दिन में जाना चाहिए। ओके, 720 725 के टारगेट के लिए श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में खरीदारी करने की राय है। 700 के आसपास ट्रेड का। वागले साहब, स्टॉप लॉस क्या हुआ इसका? 690। ओके, 690 के स्टॉप लॉस के साथ यहां तेजी करने की राय है इस वक्त। आइए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से भी मेरे ख्याल से कुछ काउंटर्स आते हुए दिख रहे हैं। नहीं, थोड़ी देर में वो भी उनकी तरफ से पिक देंगे। उससे पहले हमारी टीम में भी रिसर्च के लिए हमारे लिंक्स तैयार होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, इस बीच कर्नाटक में 14 जिलों में लॉकडाउन में ढील आती हुई दिख रही है। ये अच्छी बात है। ग्रामीण इलाकों में इंडस्ट्री को काम करने के लिए 14 जिलों में इंडस्ट्रीज में थोड़ी थोड़ी ढील दी जा रही है। हमारे साथ मानसी जुड़ रही है अपने रिसर्च के साथ। बताइए मानसी। जी शुक्रिया आनंद जी। दरअसल ये रिसर्च है, सबसे पहले तो जनवरी से लेकर अप्रैल का ये जो टाइम है शुगर कंपनियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां शुरू होती है वैसे कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। सबसे पहले तो घरेलू चीनी खपत में 10 लाख टन की गिरावट की संभावना है। इकरा की तरफ से एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के चलते चीनी की मांग घटने की आशंका है। फरवरी में चीनी की कीमतें जो हैं वो भी घटती हुई दिखी हैं। 32 रुपए और 50 पैसे प्रति किलो से घटकर 31 रुपए पर जा पहुंची है। इसके अलावा मांग में कमी से चीनी मिलों को बिक्री का लक्ष्य जो है, मंथ ऑन मंथ जो टारगेट है, ये सेट करना काफी मुश्किल हो रहा है और ये टारगेट सब हासिल करने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें इन्हें आती हुई दिखी हैं। साल की पहली तिमाही जैसे कि मैंने बताया काफी अहम होती है और सीमेंट शुगर जो है इसकी मांग भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलती है। लेकिन गर्मी की शुरुआत से पहले ही जो मजबूती देखने को मिलती है वो अब गायब यहाँ पर देखने को मिली और खासतौर से कोरोना के चलते मार्च में कारोबार बुरी तरह से ठप होने से भी शुगर मिलों को काफी हद तक नुकसान दिखा है। आज के सत्र में तो हम देख ही रहे हैं शुगर शेयरों में गिरावट है, लेकिन 2020 की शुरुआत से यानी कि जनवरी से लेकर अब तक की अगर बात करें तो धामपुर शुगर जैसे स्टॉक है जो कि 60% तक गिर चुके हैं। अवध शुगर, द्वारिकेश शुगर, बलरामपुर चीनी 50 से लेकर 55% तक की गिरावट दिखा रहे हैं। इसी सूची में मवाना शुगर, डालमिया भारत, EID पैरी, आंध्र शुगर जैसे स्टॉक्स हैं। करीब 25% से लेकर 60% तक की गिरावट इन तमाम शेयरों में देखी जा चुकी है। ओके, तो ये शुगर शेयरों में गिरावट की वजह। सिद्धार्थ जी से एक बार सेक्टर पर राय लेना चाहता हूं। सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे, क्या शुगर शेयरों में पैसा लगाना चाहिए या दूर रहें? दूर रहें, बस एक ही दो ही शब्द है इसके लिए, क्योंकि मांग तो कम हो ही रही है शुगर की, घरेलू शुगर की। फिर उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो सबसे बड़ी तकलीफ जो है आज के तारीख में वो कंपनियों को है जिनके कर्ज ज्यादा है, जिनके डेट ज्यादा है। और शुगर कंपनियों में सभी कंपनियों के कर्ज ज्यादा है। एक आध कंपनी है बलरामपुर चीनी जैसी कंपनियां जो अपने डेट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही है, बट मैं मानता हूं निवेश के लिए अभी दूर रहे शुगर कंपनियों के लिए, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियां गिर गई है। तो शुगर सेक्टर या कंपनियां उनके साइज में तो बहुत छोटी है, कर्ज वाली है, दूर रहे। ओके, शुगर शेयरों से दूर रहें, खरीदने ना बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। अच्छा, अभी तो ये शुगर में वो सिद्धार्थ जी वो स्टोरी भी खत्म हो गई, कौन सी वाली? अरे ये शुगर से बनाते थे ना, प्राज इंडस्ट्री वाला, क्या बोलते हैं उसको? इथेनॉल। हाँ, अनिल जी, अभी तो डीजल ही, ये पेट्रोल डीजल इतने सस्ते मिलेंगे, $15-20 के दाम पर कच्चा तेल है। जी बताए जी।
जी वही मैं बोल रहा हूँ, क्रूड का दाम ही नेगेटिव हो गया है और ब्रेंट क्रूड का दाम $21 के आसपास जो आ चुका। अब यहाँ पे इथेनॉल को कहाँ मिक्सिंग करेंगे? हालांकि भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जरूर है कि 10% का ब्लेंडिंग करना है, बट जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि इथेनॉल की डिमांड बहुत बड़ी तरीके से आ सकती है। तो वो स्टोरी तो खिड़कियों से बाहर चली गई है अभी। ओके, तो ये है आपके लिए शुगर शेयरों से दूर रहने की राय। आइए अगला बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, अब हमारी खरीदारी की राय है बजाज फिनसर्व पर। बजाज फिनसर्व में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर, साथ में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसको खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एकदम स्पष्ट आरएसआई डाइवर्जेंस है। अभी अभी आप एनबीएफसी स्टॉक्स की बात कर रहे थे और आप अपने बुलिश व्यू का जिक्र कर रहे थे। अनिल जी, इस स्टॉक में जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है, जो डाइवर्जेंस यहाँ पर बिल्कुल साफ चार्ट पर नजर आती है, ये स्टॉक आपको बहुत तेज होता हुआ दिखेगा। पहला पड़ाव 5000 का है, तो पहला टारगेट 5000 का रखें। 4675 पर स्टॉप लॉस रखना है। 5000 रुपये पहला टारगेट और 5000 का स्तर जैसे ही स्टॉक तोड़ेगा तो सीधा टारगेट 5200-5300 का होगा। तो 5200, 5300 के दूसरे इवेंचुअल टारगेट्स हैं जो कि पोजिशनल बेसिस पर आएंगे और शॉर्ट टर्म टारगेट 5000 का रखे, स्टॉप लॉस रखे 4675 पर। अरे कुणाल जी, एक जमाना था जब ये बजाज फिनसर्व का भी जो भाव है, इस भाव में बजाज फाइनेंस ट्रेड किया करता था। क्या जमाना आ गया देखियो, बजाज फाइनेंस हो गया। याद आया आपको वो जमाना? बिल्कुल है नहीं। 4,500 5,000 पे होता था बजाज फाइनेंस। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए, वापस वो जमाना भी आएगा, चिंता न करें। बजाज फाइनेंस 2200 रुपए है, कभी 4800 होता था, फिर से पहुंचेगा। इंतजार कीजिए, बस यही और कह सकते हैं, और क्या कहेंगे। तो चलिए, रिलायंस ये है वो स्टॉक जो रहेगा सुर्खियों में। 30 अप्रैल को बोर्ड बैठक है राइट्स इश्यू पर विचार करने के लिए। राइट्स इश्यू से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हुआ है, क्यों पूंजी जुटाने की जरूरत है। संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरी डिटेल्स देकर। संदीप बताइए। देखिए सर, 30 तारीख को जो रिजल्ट्स आने उसके साथ साथ पहली बार ऐसा होगा लगभग 3 दशक में, करीब 29 साल के बाद आप देखिए ये राइट्स इशू लाने की कंपनी की योजना है। और जाहिर सी बात है, हर कोई समझता है जब राइट्स इशू आता है तो सर जो मौजूदा भाव होता है उसके डिस्काउंट पे भी आप देखिए राइट्स इशू आता है। तो उस लिहाज से आप देखा जाए यही कारण है कि आप देखिए एक समय तो स्टॉक आज 2% नीचे भी था, जैसे ये कल शाम को अनाउंसमेंट हुआ कि नतीजों के साथ राइट्स इशू आएगा। देखिए स्टॉक हर हायर लेवल पे कहीं ना कहीं प्रेशर साफ तौर पर फेस कर रहा है। इसी हफ्ते आपको याद होगा इन्होंने एनसीडीज की जो से रकम जुटाने की बातचीत भी करी। फेसबुक की जो डील हुई उससे भी इन्होंने करीब 43,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई। एनसीडी से करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। अब इतने रकम जुटाने के बाद करीब 52-53,000 करोड़ रुपए इसी हफ्ते जुटा चुके हैं, उसके बाद भी राइट इशू की जरूरत क्या पड़ रही है। देखिए कंपनी ने, आपको याद होगा पिछले साल ये कहा था कि ये अप्रैल 2021 तक नेट डेट फ्री होना चाहते हैं, यानी कि नेट लेवल पे ये डेट फ्री होना चाहते हैं। तो उस लिहाज से आप देखें तो मार्च 2020 के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है इस कंपनी की, जहां तक बात है। जो फेसबुक की डील हुई है और ये जो एनसीडीज के जरिए रकम जुटाई है, उसके बावजूद भी कुछ एनालिस्ट जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी उनका ये कहना था कि 1.1 लाख करोड़ यानी कि 1.1 ट्रिलियन रुपीस और इनको जुटाने पड़ेंगे, जिसके बाद ही ये इनका जो लक्ष्य है अप्रैल 2021 तक नेट डेट फ्री होना है। तो उस वजह से ही आप देखिए ये जो राइट्स इशू है वो लाने की योजना कंपनी बना रही है। इनफैक्ट इनका एक प्लान ये भी था कि ये 20% स्टेक अपने केमिकल टू जो एनर्जी कारोबार है उसमें बेचेंगे, जिससे करीब $15 बिलियन के आसपास की रकम मिलेगी। क्रूड की कीमतें गिरी, उस वजह से अरामको के साथ डील नहीं हो पाई है। तो अब ये जो इनकी योजना है नेट डेट फ्री होने की, उसी की तरफ ये कदम है। तो शॉर्ट टर्म में जरूर ये नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एनालिस्ट मान के चल रहे कि अगर ये कंपनी ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए राइट्स इशू कहीं ना कहीं एक प्रेशर के तौर पर, साफ तौर पर स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट करता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि हर हायर लेवल पर आप देखिए स्टॉक प्रेशर फेस कर रहा है। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, सिद्धार्थ जी क्या है आपकी राय? अभी खरीदें 1425 में या राइट्स इशू का इंतजार करें 30 तारीख तक का? क्या आता है, किस प्राइस पे आता है, किस साइज का आता है और उसके बाद खरीदें? 30 तारीख का इंतजार करें। प्राइस देखना बहुत जरूरी है।
मुझे लगता है कि 1200-1300 के आसपास का प्राइस होना चाहिए। तो प्राइस का वेट करें, 30 तारीख का वेट करें, नतीजों का भी वेट करें और फिर खरीदें। हालांकि मैंने पिछले हफ्ते ही आपके चैनल पे ही बात करते हुए कहा था कि ये हमारे मार्केट का राजा है, तो इसको जरूर खरीदना चाहिए। और उस दिन में 100 रुपए की रैली आ चुकी थी रिलायंस में, जो टारगेट भी हो चुका था 1460 का। मुझे लगता है कि रिलायंस एक कम्युनिकेशन, जियो जो है वो कम्युनिकेशन की कंपनी नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ी आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी हो सकती है, जिस हिसाब से करार किया है फेसबुक के साथ। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बेहतरीन कंपनी है ये कंपनी। पूरे चीजों को, मोबाइल की दुनिया को चेंज कर देगी। पर मैं मानता हूं कि अगर फ्रेश खरीदारी करनी है, थोड़ा सा ठहर जाए, 2-4 दिन की बात है। ओके, तो ये है आपके लिए राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आइए अब बिगुल का वक्त है। विश्वेश जी बहुत दिनों बाद शो में आए हैं, फुल फॉर्म में हैं, एक के बाद एक धमाके कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस के बाद मनापुरम पर सर्किट लगा दिया है उन्होंने, वो भी एफएनओ स्टॉक में, और अब तीसरा स्टॉक आने की तैयारी में। गैस ये करना है कि क्या ये भी एक एनबीएफसी है क्या? बिगुल विश्वेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी विद फुल फोर्स खरीदना है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है और आज 3 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हुआ, जैसे ही कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव 500-560 तक एटलीस्ट 100 रुपए की चेक करता हूं तो मैं समझ में आता है कि 800 के कॉल में ये सीरीज में 8 लाख शेयर है। एट द सेम टाइम 460 के कॉल में अभी भी 4 लाख शेयर है, 440 के पुट में 5 लाख शेयर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉल में बहुत ज्यादा राइटिंग है, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इंडसइंड बैंक टू बी 15% अप टुडे आफ्टर द रिजल्ट। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग रिजल्ट खराब आएगा, नीचे जाएगा, और ऑन दी अदर हैंड हो उल्टा ही रहा है। तो इंडसइंड बैंक में जो लार्जर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में पहला टारगेट 480, दूसरा 500 और तीसरा इवेंचुअली शायद 560 तक जा सकता है। मजे की बात यह है स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 540 का स्टॉप लॉस, 440 का स्टॉप लॉस रखना होगा, इंडसइंड बैंक को खरीदना होगा और एटलीस्ट यहाँ से 50 से 60 रुपए की कंजर्वेटिव तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज, 400 रुपए का ही लॉट साइज है, तो बहुत छोटा लॉट है, तो मतलब अगर आप बाय भी करते हो तो फ्रॉम अ स्टॉप लॉस पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है इन वैल्यू टर्म्स। ओके अच्छा, आप जो बोल रहे हो कि किसी ने रिजल्ट के बाद सोचा नहीं खरीदा जाए, अरे विश्व जी आज हमारा स्टॉक ऑफ द डे था। सुबह सुबह 455 460 के टारगेट दिए थे, सुबह तक तो 460 का ही हाई था, उसके बाद 430 ये जो हुआ 430 ही हुआ ना, सुबह का लो क्या है 430, हाँ, और उसके बाद डे हाई पर आया, तो वापस लोगों ने शॉर्ट किया। और अब की बार जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है ना, ये शॉर्ट कवरिंग इसको 500 ले जाएगी, ये बात पक्की जो आप कह रहे हैं। तो आज आपने दूसरे स्टॉक पर सर्किट लगा दिया सर, पहले वाले पर 10%, वो था मनापुरम, और दूसरा वाला इंडसइंड बैंक जो 15% का सर्किट लगा चुका है 469.20। तो कल भी इस स्टॉक की दौड़ बरकरार रहेगी, क्योंकि ये सर्किट पर है विश्वेश जी। तो क्या ये बेहतर होगा कि कोई कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड किया जाए ताकि ज्यादा बढ़िया रहे? देखिए, दो चीज है इंडसइंड बैंक में, आप मई मंथ का मतलब अगले मंथ का 500 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। देखिए, इंडसइंड बैंक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से वॉलेटिलिटी शायद कम नहीं होगी और एट द सेम टाइम मूव आएगा, तो नेक्स्ट मंथ का 500 का कॉल ऑप्शन 40 रुपए के आसपास मिल रहा है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, एटलीस्ट 60 और 80 रुपीज के दो टारगेट रहेंगे अगर आप इंडसइंड बैंक प्ले करते हो। मणिपुर में मेरा अभी भी मानना है कि देखिए अभी 130 हो गया, हमने शायद ब्रेक से पहले 125 में या 26 में बात की थी। तो मेरा ऐसा मानना है मार्केट में बुलिशनेस रहे ना रहे, ये स्टॉक्स की जो पैटर्न है, बजाज फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइज, इंडसइंड बैंक, मणिपुरम, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे कुछ एक्सपेक्टेड है, पीपल आर अफ्रेड, और ये शॉट्स रन अवे हो रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम मेरे जैसे जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ओके पर बढ़िया मूव आ रहा है इंडसइंड बैंक में, और विश्वेश जी आज आए हैं तो चोलामंडलम भी आज आपको बढ़िया एक्शन में स्टॉक दिख रहा है। इस पर विश्वेश जी ने 2 हफ्ते पहले एक अच्छी कॉल दी थी, पर अनिल जी ने आज सुबह इंडसइंड बैंक पर कॉल दी थी। एक बार देख लेते हैं क्या बताया था, और फिर थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से कल के 2000 भी आने की तैयारी में है।
इंडसइंड बैंक ये हाई बीटा स्टॉक है, इसको बढ़ने के लिए कोई कारण चाहिए, कोई कारण ना हो, खाली मार्केट का मूड अच्छा हो तब भी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में कमाल कर सकता है कि 390 का स्टॉप लॉस रख लीजिए आप, 425 पहला टारगेट है, हो सकता है वहीं खुले, उसके बाद 445 से 455 60 की रेंज में कहीं कहीं पहुंचना चाहिए, ये मेरी रेंज है जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो इंडसइंड बैंक 455 460 का टारगेट तो मिनिमम मान के चलना चाहिए, उसके लिए रुकना चाहिए, जल्दी ना करें। मेरे ख्याल से 435 का स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लें। इंडसइंड बैंक नोट कर लीजिए, आपको जो सुबह आज बताया गया था, आपके सारे टारगेट हिट हुए, 455 460 रुपए तक के टारगेट हिट हुए। एग्जैक्टली आज का हाई 460 का है। साइन सील डिलीवर्ड, टारगेट हिट, एंजॉय योर लाइफ। तो ये सुपर हिट कॉल रहा अनिल जी की तरफ से इंडसइंड बैंक पर। और कल के 2000 में जो कल दिया था उन्होंने, वो बंधन बैंक था, उसके भी दोनों टारगेट आ गए। अब एक और कल के 2000 आने की तैयारी में है, पर उससे पहले चलते हैं सुमित जी के पास, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। बताइए सुमित जी। दीपांशु, सुबह हमने बैंक निफ्टी का, आपको याद हो तो हमने 20-500 का कॉल ऑप्शन दिया था, उसमें अभी फर्स्ट टारगेट 400 का अचीव हुआ है, तो उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में, वो है स्टील अथॉरिटी। सेल के अंदर कल का हाई ब्रेक हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेल के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ये एक्सपायरी ट्रेड होगा 2 दिन के लिए, 27 रुपए 30 पैसे के आसपास अभी भाव चल रहा है स्टील अथॉरिटी का। तो ऑप्शन के अंदर 27 रुपए का कॉल 60 पैसा 70 पैसे के आसपास चल रहा है अभी, 0.60 0.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेल का 27 रुपए वाला कॉल एक्सपायरी का ट्रेड होगा, 2 दिन के लिए होगा, 10 पैसा नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में मेरे को लगता है कि स्टील अथॉरिटी के अंदर 29 से 30 रुपीज तक का मूव हमें शायद हो सकता है कल देखने को मिले। ऐसा होने पे इस कॉल की वैल्यू ऊपर में 1.5 रुपए से लेके 2 रुपए तक देखने को मिल सकती है। 1 रुपया 50 पैसा से लेके 2 रुपए तक का मूव स्टील अथॉरिटी के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी स्टॉक करीब 3-3.5% ऊपर है, यहाँ से मोमेंटम बढ़ना चाहिए। 27 का कॉल खरीदे, 70 पैसे 75 पैसे के आसपास, 10 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 1.5 रुपए से लेके 2 रुपए के टारगेट होंगे। तो सच में एक बहुत ही छोटा ऑप्शन पर बड़ी कमाई के लिए तैयार है आपके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 60 पैसे 70 पैसे के आसपास इसमें ट्रेड कर रहा है, 1.5 से 2 रुपए तक ये जा सकता है। पर बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं कि अनिल जी की तरफ से कल की 2000 के लिए कौन सा ट्रेडिंग आइडिया है इस समय। अनिल जी, जिस तरह से आप सुपर हिट कॉल्स दे रहे हैं बैंक्स पर, क्या ये भी एक बैंक या फाइनेंशियल स्टॉक ही है? क्या बात है, 100% सही गेस किया आपने दीप। और ये बैंक है, छोटा बैंक है, साउथ का बैंक है और फेडरल बैंक है। 46 रुपए 25 पैसे की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। इसी भाव पर खरीद लीजिए, 3% ऊपर है ये स्टॉक और यहाँ पर तेजी करने की राय है। और यहाँ से ये आइडिया मुझे 2-3 वजह से आया और मेरे पास 3-4 अच्छे रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फेडरल बैंक यहाँ से अच्छी तेजी दिखा सकता है। पहला तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक चीज देखी थी कि कर्नाटक के 14 जिलों में आंशिक रूप से लॉकडाउन खुलता हुआ दिख रहा है और वहां पर ग्रामीण इलाकों में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़े, उसके लिए आंशिक लॉकडाउन खोला जा रहा है। केरल में भी अब आंशिक लॉकडाउन धीमे धीमे खोलने की बात की जा रही है और हिंदुस्तान में जो कोरोना का आगमन केरल से ही हुआ था, तो केरल में अब धीमे धीमे रिलैक्सेशन हो रहा है, यानी कि वहां पर कोरोना काबू में होता हुआ दिख रहा है धीमे धीमे। तो केरल, कर्नाटक, साउथ के जितने ये जो ज्योग्राफी है वहां पर फेडरल बैंक की एकदम बड़ी तगड़ी ग्रिप है और वहां पर धीरे धीरे कोरोना कम होगा, खत्म होगा, तो फेडरल बैंक के लिए बड़ी फायदे की बात होगी। दूसरी बात, आपने देखा कि सारे साउथ वाले स्टॉक्स, मन्नापुरम, मुथूट, ये सारे के सारे स्टॉक्स, वो वहां के श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अभी वागले साहब ने रिकमेंड किया, चोला विश्वेश जी की पसंद का शेयर, ये सारे के सारे स्टॉक्स अब धीमे धीमे उधर के जो हैं साउथ बेस्ड फाइनेंस कंपनियां या बैंक मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। ये दूसरी चीजें, तो इनके साथ साथ इनको भी फायदा होता दिख रहा है। जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं उससे एसएमईज को ज्यादा फायदा होगा। फेडरल बैंक का एक्सपोजर ज्यादा एसएमईज में है। और इसके अलावा एक और बड़ा रीजन ये भी है कि भसीन साहब के भी पसंद का शेयर है जो उन्होंने भी रिकमेंड किया है और उनको भी बहुत पसंद है, उनका भी 50 रुपए के आसपास का टारगेट है। तो मुझे लगता है यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 44 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट जो ऊपर के आपके लिए बनेंगे 48, 49.5,
और 51। 3 टारगेट नोट कर लीजिए, 48 रुपए, 49 रुपए 50 पैसे और 51 रुपए। 48, 49 हाफ, 51 ये टारगेट है आपके लिए कल के 2000 में, और 44 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर तेजी करें। आपको पता ही है आज के 2000 के मुकाबले में कल के 2000 का स्ट्राइक रेशियो काफी बेहतर है और काफी बढ़िया है, तो वहां पर ज्यादा कंफर्ट कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि पूरे दिन भर के डेटा मिल जाते हैं ना आपको ट्रेड के। उसमें रिस्क खाली यही कि ओवरनाइट ओपनिंग क्लोजिंग की रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टॉक में 45-47 रुपए के आसपास खोने को कुछ नहीं है, आने के लिए एक पोटेंशियल है, मोमेंटम स्ट्रांग है। फेडरल बैंक में आप तेजी कर सकते हैं कल के लिए। जबरदस्त एक्शन फेडरल बैंक में, और जिस तरह के सुपरहिट कॉल्स रहे हैं बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक को लेकर, तो एक और कॉल आपके लिए आता हुआ फेडरल बैंक 48, 49.5, 51 ये आपके लिए 3 टारगेट्स हैं, खरीदारी करिए स्टॉक पे। ठीक है, ये है अनिल जी की तरफ से कल के 2000। बस 2-3 मिनट में अनिल जी अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी भी देंगे 3-20 की, पर उससे पहले राकेश जी कुणाल जी के पास चलते हैं चार्ट कॉर्नर के लिए। जी अनिल जी, चार्ट कॉर्नर से पहले आप कुछ कह रहे थे सर? ना मैं चार्ट कॉर्नर पहले बिल्कुल बता दीजिए, उसके बाद बता दूं। जी सर। दिपांशु, हमारी खरीदारी की राय है इन्फो एज में नौकरी पे खरीदारी की राय है। कुछ सत्र पहले यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली और आज वो करेक्शन खत्म हो रही है और ये स्टॉक भी बड़ी उछाल की तैयारी कर रहा है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है दीपांशु। जो शॉर्ट टर्म 30 मिनट चार्ट्स हैं, इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, तो ये मौजूदा स्तरों पर खरीदें। 2360 रुपए पर 2360 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर पहला टारगेट 2480 रुपए का और दूसरा टारगेट 2520 रुपए का होगा, तो 2480 के पहले टारगेट के लिए बाय करना है नौकरी यानी कि इन्फो एज। 2480 ये है आपके लिए टारगेट, और बैंक निफ्टी भी बस 20,700 के ऊपर आते हुए। अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे सर, वो बता दीजिए और उसके बाद स्ट्रैटेजी का बिल्कुल बजाएंगे। अरे मैं कह वही रहा था कि आज वो ये क्या नाम है इनका, विश्वेश जी आपका 131 हो गया। मनापुरम 15% की तरफ बढ़ रहा है। ये इस 15 मिनट के आराम के बाद इसकी सर्किट खुल गई है। अब बताइए क्या करना है। दिन ये तो दिन में ही अच्छा पैसा दे रहा है। 133 का आपने टारगेट दिया था आज का और 131 तक पहुंच गया, तो क्या करें? सर आपका आशीर्वाद है और आपकी जो रीजनिंग है सर वो कॉल को चला रही है। हम तो बस आपके पीछे खड़े होकर सर ट्रेड को दे देते हैं। आपकी जो रीजनिंग है सर वो बेहतरीन है। मेरे हिसाब से जो आपने गोल्ड की रीजनिंग दी, मुझे तो सर इतना समझ में नहीं आता। मैं न्यूज को और प्राइसेस को मिक्स नहीं करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ प्राइस को। काफी टाइम स्पेंड किया करने के, और जब आप कोई रीजनिंग दे देते हो तो मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगता है। देखिए, मेरा अभी भी ये मानना है कि स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, और स्टॉक में क्यों, मेरे हिसाब से पूरे मार्केट में मुझे याद है 8,000 में हमारी बात हुई थी, शायद 2 और मैंने कहा था हम 10,000 की हो जाए, और ये सारे स्टॉक और यहाँ से 15% चल जाए, वहां पे फिर हम रिव्यू करेंगे स्टैंड, और फिर वहां पे हम एक बार के लिए देखेंगे कि क्या लार्जर ब्रेकडाउन आ सकते हैं। बट फिलहाल के लिए तो बीटीएससी में देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रॉफिट आने के बाद वो लॉस में नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपने 2 लॉट खरीदे हैं, मुनाफा आ रहा है विश्वेश जी की, अनिल जी के नाम पे, तो एक बुक करके एक का स्टॉप लॉस सेल करिए। तो कल अगर वो नीचे भी आ जाए तो आपको दुख ना हो और शायद हमारे सर पे आपका जो लॉस का है वो जिम्माना है। ओके, ठीक है, लेकिन मेरे और विश्वेश जी के नाम पे प्रॉफिट बुक भी कर लें। विश्वेश जी आप ही के नाम पे, मेरे नाम पे कुछ नहीं, लेकिन विश्वेश जी ने बहुत ही तगड़ा और दमदार खोल दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए अब दीप 3-20 की स्ट्रेटेजी कर ले, और हो सकता है उसके बाद मेरा 1-2 हजार और देने का मन हो जाए। बिल्कुल अनिल जी, आखिरी 7-8 मिनट बाकी हैं, स्ट्रैटेजी जान लेते हैं 3-20 की।
अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स का तो आज आपको बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है सर। जब हमने आपकी 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी ली थी तब डाउ 110-115 अंक ऊपर था, वहां से एक रफ्तार डाउ ने भी पकड़ी, अब 300 अंक ऊपर है डाउ, तो वहां पर भी आपको शानदार प्रदर्शन दिखेगा। कल 24,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी डाउ की। डाउ फ्यूचर्स इस समय आपको 24,270 के आसपास दिख रहा है। यूरोप के बाजार भी मजबूत है सर, वहां पर भी रफ्तार पकड़ी है, अब 1.5% ऊपर आपको यूरोप के बाजार दिखेंगे। और हालांकि WTI क्रूड आप देखेंगे तो आपको $12 पर दिखेगा, पर जब हम बात कर रहे थे सर $20 नीचे था, वहां से एक स्ट्रेट रिकवरी आई है और ऑलमोस्ट सपाट हो गया, बल्कि ब्रेंट क्रूड तो अब $4 ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट्स और क्रूड दोनों में ही अच्छी रिकवरी देखी है सर। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा ग्लोबल मार्केट्स का हाल, और पूरी तरह से तेजी और बनती हुई दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में, मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है। जैसा कि दीप बता रहे हैं, देखिए डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट के आसपास मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक और बेहतरीन इस वक्त स्ट्रेटेजी आपके लिए सामने दिख रही है, वो तेजी की तरफ की है। अब मैं आपको क्लोजिंग की स्ट्रेटेजी बता दूं। पहली चीज तो ये कि दीप, आप जो बंद हो रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग दे रहे हैं, अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिल रही है, और 9400 से जो बार बार डर लगता था उसके बेहद करीब जाकर बंद हो रहे हैं। अब ये मेक और ब्रेक वाला मामला भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि अरे एकदम उसी लेवल पर बंद हो रहे हैं जहां से या तो ब्रेकआउट होना है, या तो फिर कल एक बार आप नीचे आएंगे, या एकदम से 9500 हो जाएंगे। अब नीचे आके भी कितना आएंगे, मजबूती का माहौल तो है ही, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, सेंचुरी मार रहा है निफ्टी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 9500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर जाना चाहिए। जी हाँ, 9500 का जो कॉल ऑप्शन है निफ्टी का, वो आपको खरीदना चाहिए। मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ, सुमित जी मुझे बता देंगे कि किस लेवल पर 9500 का कॉल ऑप्शन ये मिल रहा है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं निफ्टी पर। पहली चीज ये, और चाहें तो आप 9600 का कॉल ऑप्शन सामने बेच दें। 9500 का खरीद के 9600 का बेच देंगे, तो उससे ये होगा कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और जो बहुत सेफ रहना चाहते हैं वो 9800 का 2 कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। एक दूसरा काम ये भी कर सकते हैं हम कि अगर आपको एक नहीं, नजदीक का नहीं बेचना है तो 9800 का 2 बेचे, या अगर एक बेचना है तो सिर्फ 9800 का एक बेचे और 9500 का एक ले। जरा मदद कीजिए मेरी सुमित जी, 9500 का कॉल ऑप्शन कितने में मिल रहा है? अनिल जी, 9500 का कॉल ऑप्शन मिल रहा है अभी 42 रुपए 43 रुपए में, और 9600 का कॉल ऑप्शन दिख रहा है अभी 18 रुपए में। 17 रुपए में। और 9800 का? 9800 का अनिल जी वो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है, 2 रुपए 20 पैसा है। बस 2 रुपए ही, बस छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो सिंपल ये है कि आप 25 रुपए में आपकी ये स्ट्रेटेजी बन जाएगी। तो आपका लॉस है 25 रुपए, 9600 के ऊपर निकलेगा तो ही आपका लॉस ज्यादा होना शुरू होगा, अनलिमिटेड होगा। तो ज्यादा बढ़िया ये है कि आप 9500 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, 9600 का एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, 25 रुपए की रिस्क में आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। 9500 निफ्टी आएगा तब आप यहां पर एग्जिट कर लीजिएगा, 9475 पर ही एग्जिट कर लीजिएगा। डीप ये स्ट्रेटेजी रहेगी इस। और बैंक निफ्टी में वैसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन बैंक निफ्टी चूंकि 3% बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल बन नहीं पा रहा है। कल देखेंगे वहां पर। बैंक्स और एनबीएफसी में तेजी करनी तो स्टॉक्स में करना ज्यादा ठीक है, निफ्टी में इंडेक्स में करना ज्यादा ठीक है। ओके, तो स्टॉक्स के जरिए आप बैंक्स को प्ले करिए, बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स को प्ले करिए, पर इंडेक्स पर आप निफ्टी पर कॉल ले सकते हैं। ये आ रही है अनिल जी की तरफ से राय। बस आखिरी 5 मिनट बाकी हैं ट्रेड के, अभी भी भरपूर एक्शन बाकी है। एक दो स्टॉक से ज्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि बाजार तेजी में है और कुछ जगह पे अब संकेत आ रहे हैं लॉकडाउन खुलेगा। अभी थोड़े पहले कर्नाटका में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन खुलने की बात हो रही है, कामकाज शुरू करने की बात हो रही है। पर 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बेहद ज्यादा दबाव में है, पीवीआर और आइनॉक्स 52 हफ्ते के लो पर ट्रेड कर रहे हैं, और इनकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। लॉकडाउन की वजह तो परेशानी है, पर लॉकडाउन हटेगा भाई तो भी परेशानी बनी रहेगी। क्यों, ये बताने के लिए तैयार हैं कुशल। बताइए कुशल। देखिए दीपांशु, यहाँ पर जो 52 वीक लो इन्होंने बनाया है आज और कल दोनों मिलाकर इन स्टॉक्स ने 52 वीक लो पे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, जबकि मार्केट अच्छा जो है मूव कर गया है। इसकी 3 बड़ी वजह है। सबसे पहले तो यही रीजन है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वहां पर अब प्रोड्यूसर जो है अपनी फिल्म्स को लाइन अप करने की जो है कोशिश में लगे हुए हैं। वो और ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सेस या जो एग्जिबिटर्स हैं वो इन मूवीज को रिलीज करे। तो उस वजह से इनको काफी बड़ा घाटा जो है, एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो लॉकडाउन जो है वो अगर बढ़ता है, पर्टिकुलरली अगर आप मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज की बात करें, वहां पर जहां पे एकदम ये रेड जोन है, यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है
तो इन सब मल्टीप्लेक्सेस के लिए जो भी स्टॉक्स है जुड़े हुए, इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि जो भी फिल्म्स अभी रिलीज होने वाली थी वहां को उन चीजों को, उन फिल्म्स को और भी ज्यादा आगे टाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी, ये दिक्कतें और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट, कंपनी का जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, वहां पर कोई भी कमी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पीवीआर जो है प्रति महीना अगर उसका फिक्स्ड कॉस्ट देखें 140 से 150 करोड़ आ रहा है, और आइनॉक्स भी करीब 50 करोड़ रुपए जो ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट खर्च कर रहा है। तो एक तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम नहीं रहे, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो रही है, और जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो कम से 8 महीने लगेंगे कारोबार होने में। तो अब ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि इनका कैसे पान आउट होता है, पर बहरहाल इनके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। ओके, और इस बीच एक बिगुल भसीन साहब के लिए उनकी बीटीएसटी कॉल्स का। और भसीन साहब ने हमें भेजी है उनकी कॉल, मैं आपके सामने रख दूं। केनरा बैंक में भसीन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय है, आप नोट कर लीजिए। केनरा बैंक में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं भसीन साहब, और यहां पर आपको करनी चाहिए तेजी, और उसमें उनका स्टॉप लॉस है 80 रुपए का। 80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आपको केनरा बैंक में तेजी करनी है, और 90 रुपीज के टारगेट के लिए यहां पर आपको खरीदारी करनी है। इस वक्त केनरा बैंक का दाम जो चल रहा है मैं आपके सामने रख दूं, 85 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। 80 रुपए का स्टॉप लॉस है केनरा बैंक में, और 90 रुपए का टारगेट। ये है केनरा बैंक में खरीदारी करने की राय। भसीन साहब की तरफ से जो कॉल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। साथ ही भसीन साहब ने ये भी मैसेज किया है कि जो फेडरल बैंक उन्होंने खरीदारी करने की राय दी थी, देखिए फेडरल बैंक 48 रुपए पर आ चुका है, तो उनका ये कहना है कि फेडरल बैंक अभी भी 50 रुपए के टारगेट के लिए आप होल्ड करिए। हमारा पहला टारगेट फेडरल बैंक का 48 रुपए का हासिल हुआ, 48 रुपए पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अब आप अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस ले आए, या अब आप स्टॉप लॉस को है ना 46 रुपए के आसपास कर लें, 46, ताकि आपकी रिस्क कम हो जाए। तो 46 का आप स्टॉप लॉस कर लें, और जिनको रिस्क कम रखनी है वो फेडरल बैंक आप प्रॉफिट बुक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं। तो डीप फेडरल बैंक में चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें, और अगर कैरी कर रहे हैं तो कल अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर लें। अनिल जी, अगर आप बैंक्स पर कॉल दे रहे हैं कल के 2000 के लिए, तो लोग तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पर हाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आप चाहें थोड़ा सा, या फिर अपने कॉस्ट पर स्टॉप लॉस ले आइए। सुपर हिट रहे बंधन बैंक का कॉल, इंडसइंड बैंक का कॉल, और अब फेडरल बैंक का कॉल। दिन की ऊंचाई पर बाजार बंद हो रहे हैं, बस कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। 650 9400 पर आपको निफ्टी एक प्रोविजनल क्लोजिंग दे रहा है। देखते हैं कि जो फाइनल क्लोजिंग आती है वो किधर आएगी, पर आप शानदार मूव आपने देखी आज लगभग सारे ही बैंक स्टॉक्स पे। इंडसइंड बैंक 17.5% की तेजी के साथ ये बंद हो रहा है। मन्नापुरम पर नजर डालिए, एक शानदार मूव वहां पर वागले साहब ने पिक की, और फिर विश्वेश जी ने भी इसके बारे में बात करी। जस्ट डायल, इक्विटास, चोला इन्वेस्टमेंट, LIC, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, M&M फाइनेंस, फेडरल बैंक, HDFC लिमिटेड, बाजार का दिग्गज, इस स्टॉक में आपने 7.5% की तेजी देखी है आज। एक्सिस बैंक नतीजों से पहले, L&T फाइनेंस, कैनरा बैंक, तो आप किसी भी बैंक को पिक करिए, आज आपको बेहतरीन प्रदर्शन इन सारे ही बैंक से मिला हुआ होगा। इसके अलावा बैंक्स के अलावा अगर आप बात करें तो फिर आपने क्यूमेंस इंडिया पर अच्छी मूव देखी है, CESC, टाटा केमिकल्स, महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UPL पर अच्छा मूव रहा, जुबिलेंट फूड, अदानी एंटरप्राइजेस, NIT टेक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहे। पर अनिल जी, एक सवाल जो बन रहा है बाजार की क्लोजिंग पर, और इस पर कल भी ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ये जो 93, 90, 9400 एक जो हर्डल बन गया था, वहां पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। अगर फाइनल क्लोजिंग 10-15 पॉइंट नीचे भी आई तो सर वहां पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। ये पहले हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं, इस बार थोड़ा कन्विक्शन दिख रहा है सर इस मूव पर? नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं, कन्विक्शन तो है डीप। कन्विक्शन क्यों नहीं है, और आप खुद देखिए कन्विक्शन तो इसी चीज से दिख रहा है, भर भर के बाय कॉल आ रहे हैं। कल बंधन बैंक दिया, आज RBL दिया, फेडरल बैंक दिया, कल निफ्टी का बाय कॉल दिया था आपको 9300 का कॉल लेके जाइए, आज निफ्टी पर 9500 9600 के कॉल्स पे ट्रेड करने के लिए बोला है। तो कन्विक्शन तो पूरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आता हुआ दिख रहा है। अब एग्जैक्टली 9400 पर बंद हुआ है, 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, तो मोमेंटम बरकरार रहने के लिए जरूरी कि अमेरिका एक अच्छे से बंद हो, नहीं तो थोड़ा सा रुक रुक कर चलेंगे। देखिए
पॉइंट सिंपल है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, यू टर्न नहीं ले रहा बाजार, हर सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, वो अच्छी चीज है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, अभी आपको है ना निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़ दीजिए, स्टॉक्स में जिस तरह का एक्शन हो रहा है एफएनओ स्टॉक्स में, अब आप देखिए विश्वेश जी ने मनापुरम दिया 10 वाला 15%, आप देखिए इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, हमारे सारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। तो स्टॉक्स जो आपको एक्शन दिखा रहे हैं ना, इस वक्त फोकस स्टॉक्स पर करने का है, नहीं तो क्या आप एक चीज मुझे बताइए, मैं भी तो आपको बैंक निफ्टी दे सकता था बाय सेल कॉल, मैं क्यों बैंक निफ्टी पर फोकस नहीं कर रहा हूं? बैंक निफ्टी बढ़ के कितना बढ़ेगा, 100-200 पॉइंट आपको दे भी देगा, लेकिन स्टॉक्स आपको 5-5% का रिटर्न इस तरह से दे रहे हैं, तो वहां पैसा बनाइए ना। आपका 46 रुपए वाला बात करते करते 5 मिनट में आपका फेडरल बैंक 48 रुपए हो जाता है। तो ये स्टॉक्स है जो आपको, ये हर रोज नहीं मिलते मौके, ऐसे मौके बाजार में जब कोई माहौल बनता है तभी मिलते, तो वो माहौल है, उस माहौल को एंजॉय कीजिए। इस वक्त स्टॉक्स पर फोकस है इसीलिए, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा दीप, वो ये कि 20,650 के आसपास निफ्टी और 9,400 के आसपास, 20,650 के आसपास बैंक निफ्टी, 9,400 के आसपास निफ्टी, एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर ही वो क्लोज दे रहे हैं। तो वैसे तो मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कल मजा आएगा, देखते हैं गैप से खुलते हैं या थोड़ा नीचे खुलते हैं तो फिर खरीदारी आती है। बहुत सिंपल है। फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले मैं आपके सामने एक चीज और रख दूं, शाम को 6 बजे आज क्या कुछ खास है। अच्छा, आप सब लोग रुकेगा, एक बार हमारे गेस्ट, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा क्योंकि हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाले। सबसे पहले तो ये कि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा है तो वो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है। लोग घूमने फिरने की तो सोच ही नहीं रहे। अभी लॉकडाउन खुलेगा तब भी कोई मतलब आप छुट्टियां मनाने जाने वाला तो है नहीं। और रोजगार देने के मामले में ये तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। जी हाँ, हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 4 से 5 करोड़ लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेकर काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार मिल रहा है। रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, गाड़ियां हो गई, मतलब कई सारी ऐसी इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं जिनकी कंपनियों के बंद होने की आशंका है। ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री को उबारने के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, इस सेक्टर को क्या बूस्टर चाहिए, इस पर हमारी खास पेशकश होगी आज शाम 6 बजे। टूरिज्म सेक्टर मांगे बूस्टर, इस पर 6 बजे ये शो मिस मत करिएगा। इसके अलावा कल 11 बजे आपके लिए एक बेहतरीन शो होगा जहां बाजार के 4 जाने माने दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे। रामदेव अग्रवाल साहब, नीलेश शाह, नवनीत मनोत और सुनील सिंघानिया, जिनके साथ मेरा एक पैनल डिस्कशन आप देखिएगा बाजार पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर, इंडियन मार्केट्स पर, इंडिया की इकोनॉमी पर, बिजनेसेस पर, कौन से सेक्टर्स चलेंगे, नया लाइफ टाइम हाई जल्दी बनेगा, नया क्या बॉटम बन गया है, जो भी सवाल मार्केट और इकोनॉमी और बिजनेस से रिलेटेड आपके हैं, 4 बड़े दिग्गज हमारे साथ होंगे और वो चारों आपको देंगे इन सवालों के जवाब। तो कल सुबह 11 बजे आप मिस मत करिएगा बाजार के 5 स्टार। ये है हमारा कल खास शो। लेकिन आज एक और खास शो है। हम जो शाम को जो हम आजकल सेलिब्रिटीज के साथ थोड़ा सा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर चिट चैट लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं। कल हमने सुखविंदर सिंह के साथ किया था जो जाने माने गायक है, लेकिन टेक्निकल इश्यूज आ गए तो उनसे थोड़ी देर बात हुई, उसके बाद पूरी हो नहीं पाई। फिर से हम एक बार उनके साथ समय फिक्स करके वापस करेंगे। शनिवार को आपने मिक्का सिंह को सुना होगा। आज भी एक और ऐसा ही शो रात को 8 बजे फेसबुक पर होगा लाइव। हमारे साथ देश की जाने मानी रेडियो जो कि अर्चना जानी होंगी, वो मेरे साथ बातचीत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे बात करने के तरीकों को पसंद करते हैं, जिस तरह से हल्के फुल्के तरीके से हम पॉजिटिव होकर एनर्जी के साथ करते हैं, मस्ती मजाक के, अर्चना एग्जैक्टली वैसी रेडियो जॉकी है जिन्हें मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और बहुत ही टैलेंटेड है। आपको उनकी बातें सुनकर बड़ा मजा आएगा। तो रात को 8 बजे फेसबुक पर ये शो मिस मत कीजिएगा। मेरे साथ अर्चना होगी और कुणाल जी, राकेश जी तो हमारे रेगुलर दर्शक हैं ही ये शाम वाले शोज के देखने वाले। कुणाल जी, आप देख रहे हैं ना बराबर? अनिल जी देखिए, मेरे मन में एक सवाल आया। आप तो देखिए अब आजकल सारी सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू ले रहे हैं। आज भी आप सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेंगे। सुखविंदर जी का आपने इंटरव्यू लिया, उससे पहले मिक्का सिंह का इंटरव्यू लिया। सभी जो बहुत ग्लैमरस और आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनका आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अनिल जी, थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है हम सभी को कि भाई जब आप इतने ग्लैमरस लोगों का इंटरव्यू लेते हैं शाम को और फिर सवेरे आपको मुझसे सवाल करना पड़ता है या राकेश जी से या आशु जी से या वागले साहब से, तो हमारा ग्लैमर क्वेश्चन बढ़ाने के लिए अनिल जी क्या करना चाहिए जिससे थोड़े ग्लैमरस हम भी लगें? अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं उनके इंटरव्यू कितने लेता हूं, साल में 1 आध बार, ठीक है।
और आपके इंटरव्यू हर रोज लेता हूं, तो बड़ा कौन हुआ मुझे बताओ सिद्धार्थ जी, बड़ा कौन हुआ? जिसका रोज इंटरव्यू लिया जाए वो, या जिसका कभी कभार लिया जाए वो? बड़े तो आप हुए अनिल जी, सभी इंटरव्यू में आप ही लेते हैं, सभी के इंटरव्यू आप ही लेते हैं, तो मेरी तरफ से तो बड़े आप हुए। नहीं, देखिए पैसा बचाने वाला और पैसा बनाने वाला वो सबसे बड़ा है। तो आप जो 6 लोग दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पर, वागले साहब, विश्वेश जी, सुमित जी, सिद्धार्थ जी, कुणाल जी, राकेश जी, आप लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए, आपको ग्लैमर अपना बढ़ाने की इच्छा जो है ना, मैं आपकी इच्छा 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ, 1 मिनट में। उसके बाद आपको है ना ये इसकी इच्छा ही नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। देखो भाई साहब, अगर हम नंबर 1 बिजनेस चैनल हैं, अगर लोग हमें देख रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिए, हमें हमारी खूबसूरती की वजह से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हमारे से बढ़िया बढ़िया खूबसूरत दिखने वाले, अच्छा बोलने वाले, जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होगा, लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, यंग होंगे, स्मार्ट होंगे। इवन दीप है, देखो हमसे ज्यादा स्मार्ट है सबसे, लेकिन उसके बावजूद लोग अगर हमें देख रहे हैं सबको, तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ ऐसा ठीक ठाक सा काम कर रहे हैं जो उनकी जरूरत का है। तो हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। खूबसूरती के हिसाब से लोग देखना शुरू करेंगे तो हमें देखेंगे ही नहीं, हमारा नंबर ही नहीं लगेगा। वागले साहब सही है ना? अनिल जी, हम मार्केट में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये हुई ना। अच्छा वागले साहब, आपने वो बताया नहीं। अच्छा, मैंने सारे हमारे एक्सपर्ट्स को भी पूछा था कि वागले साहब किस टीवी कैरेक्टर की जैसे दिखते हैं, मेरे स्कूल कॉलेज के जमाने के। वागले साहब, आपने रिसर्च की? नहीं अनिल जी, मैं नहीं। कोई दे सकता है इसका जवाब? किसी के पास है? नहीं तो फिर मैं देता हूं। नहीं? अरे यार, आप लोगों ने नुक्कड़ नहीं देखा था क्या सीरियल? ओके, हमारे जमाने में आता था सीरियल, और उसमें एक कैरेक्टर होता था खोपड़ी। हाँ, अब याद आया। हाँ, अब बोलिए। देखिए सिद्धार्थ जी बोलिए। हाँ बताइए सिद्धार्थ जी। जी बिल्कुल, उसी के बारे में कहना चाहूंगा। बट अनिल जी, वागले जी के लिए बहुत आसान सवाल था। हाँ। क्योंकि ये चीज आप पहले भी कभी 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले बोल चुके हैं इसके बारे में, और तब मैं भी शो में था। हाँ, लेकिन उन्होंने रिसर्च की नहीं। वो चार्ट से बाहर ही नहीं निकल पाते ना। जी कुणाल जी, आप बोलिए। अरे जी, मैं भी यही कह रहा था कि नुक्कड़ में एक किरदार था, और हूबहू बिल्कुल वागले साहब जैसी शक्ल थी उनकी। तो हालांकि अनिल जी आपने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन जब बाद में मैंने दिमाग लगाया तो मुझे लगा कि बिल्कुल जैसे वागले साहब अभी दिख रहे हैं, और स्पेशली जब उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। हाँ वागले साहब बोलिए। अब आप सब लोग मान रहे हैं आप खोपड़ी जैसे दिखते हैं। अनिल जी, आपका सवाल, एक्चुअली मैं आपके सवाल को करेक्ट करना चाहता हूँ। आपका सवाल गलत था। आपको ये पूछना चाहिए था मेरे जैसे कौन दिखता है। देखिए, आप जैसा कोई दिख नहीं सकता, इसलिए मेरा सवाल तो सही था। आप जैसा दूसरा कोई बन नहीं सकता वागले साहब। आप तो आप ही है, बस। क्या बात है। चलिए, इसी नोट पर लेंगे विदा आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का वक्त निकालने के लिए, और क्लोजिंग वाले शो में, फाइनल ट्रेड में हमारा साथ देने के लिए। तो ढेर सारे शोज हैं, मिस मत करिएगा। आज रात को 8 बजे फेसबुक पर आपसे फिर मुलाकात होगी, और कल सुबह 8 बजे इसी शो पर आपसे फिर होगी मुलाकात। उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में 300 पॉइंट की तेजी थोड़ी और ज़्यादा मजबूत होकर बंद हो, ताकि ये खिले खिले चेहरे एक्सपायरी तक तो कम से कम मजबूती का ट्रेड जो बरकरार है वो बना रहे। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।